नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् ददत् मृत्युघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिलसन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्य आयुर्वेद फार्मेसी पर, जहां पर आपको मिलती है आयुर्वेद की शुद्ध शास्त्रोक्त जानकारी। हमारा प्रयास है कि आयुर्वेद का, शास्त्रों का, ऋषियों का जो शुद्ध ज्ञान है वो आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि आप सभी उसका लाभ उठाकर स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बनाए सके और रोगी व्यक्ति अपने आप को ठीक कर सके। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं और हर जगह इलाज कराकर थक चुके हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल के हर एक वीडियो को सुनें, तो आपको आपके शरीर की समझ मिलेगी और उसके आधार पर आप अपना इलाज कर सकते हैं, सेवम कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं कि जिस शरीर में वात क्या है, कफ क्या है, अपने शरीर को हम कैसे पहचानें। जब भी कोई नया वैद्य है, नया चिकित्सक है, वो आयुर्वेद को समझता है या आयुर्वेद पे काम करता है, तो सबसे पहले एक समस्या यही होती है कि शुरुआत कहाँ से करी जाए। तो उसी कड़ी में हम अपने शरीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने समझा कि वात क्या है, कैसे बढ़ता है, किन कारणों से बढ़ता है, क्या बीमारियां करता है, फिर चिकित्सा क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं कि कफ क्या है। कफ है पृथ्वी और जल, यानी गुरुता और चिकनाई, इन दो के कॉम्बिनेशन से बना हुआ कफ है। ये दो महाभूतों का कॉम्बिनेशन कफ है। कफ कैसे बढ़ता है? गुणों के आधार पे। कौन से गुण? गुरु है, पिच्छिल है, स्थूल है, सांदर है, स्निग्ध है। अब बढ़ा हुआ कफ क्या समस्या पैदा करता है, वो हमने पढ़ लिया जी। कल हमने पढ़ा कि किन कारणों से कफ बढ़ता है और बढ़े हुए कफ पे फिर समस्याएं क्या लेके रोगी हमारे सामने आएगा। तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि कफ की समस्याएं क्या है। फिर चिकित्सा की तरफ हमने थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया कि कफ की चिकित्सा कैसे करें। जैसे कि वात में हमने देखा कि वहाँ पे अग्नि विषम है। अग्नि विषम है तो वहाँ पे क्या हो रहा था जी? वहाँ पे क्यों विषम थी? वायु के कारण, क्योंकि वायु में विषमता रहती है, वायु कभी एक वेग में फ्लो नहीं करती है। और वहाँ पे वात के रुक्ष और खर गुण बढ़े थे। यहाँ पे कफ में हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे अग्नि मंद है। क्यों मंद है? गुरुता और अति स्निग्धता के कारण, पृथ्वी और जल महाभूत के कारण ये अग्नि को मंद करने का काम करते हैं। तो वात वाले में हमने चिकित्सा करी थी कि अग्नि का बल अच्छा किया, दीपन पाचन करते हुए वहाँ पे चिकनाई को बढ़ाया, लघुता को ख़त्म किया, यानी रुक्ष, खर और लघु गुण को ख़त्म किया। यहाँ पे हम कफ में पढ़ रहे हैं कि कफ के जो गुण हैं उनके कारण अग्नि मंद है। तो वात और कफ की अग्नि में क्या डिफरेंस है जी? कोई साथी जो अभी तक समझा है, कोई साथी बताएगा कि उस अग्नि को कैसे ठीक कर रहे थे, इसको कैसे ठीक कर रहे हैं हम? कोई भी साथी? कि अग्नि में गुरुजी आम है तो आम ने ढका हुआ है लीवर को या बाकी जो पाचन संस्थानों को, तो वहां से शुष्क द्रव्यों जो जिससे थोड़ी खुश्की बढ़ेगी, तो वैसे द्रव्यों का हम उपयोग करेंगे तो जिससे आम कटेगा, आम घुलेगा, मतलब पचन होगा उसका और फिर उसकी पाचन शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा बताया है। इसमें क्या है जी? कफ हमारा अत्यधिक अंदर बढ़ा है, आम अधिक बढ़ा है। दो कंडीशन हमारे सामने रहेगी कफ वाले में। एक तो आम इतना ज़्यादा बढ़ गया वो अंदर
कि वो बहुत ज़्यादा आम बढ़ा हुआ है, शिवम चलायमान हो रहा हो, मन जीभ में चला रहा है, ऐसा मन है कि वोमिटिंग कर दें। और अगर इस तरह की स्थिति है, आम अत्यधिक बढ़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में तो हम इस तरह के व्यक्ति को स्नेहन स्वेदन करा के, वमन करा के और उसको निकाल देंगे जी। दूसरी कंडीशन है कि आम है लेकिन अत्यधिक नहीं बढ़ा हुआ है, वो शिवम चलायमान नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे हम? उस केस में पहले दीपन पाचन करेंगे, आम को पकाएंगे, फिर उसको वमन के द्वारा निकालेंगे। जैसे कि कफ में अग्नि मंद है, क्यों? गुरु गुण के कारण, पिछिल गुण के कारण, स्थूल गुण के कारण, स्निग्ध गुण के कारण, यानी आमता के कारण। अब दो कंडीशन है हमारे सामने, दो व्यक्ति है, एक में आम इतना ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि पका हुआ आम जो हमारे सामने होता है, अगर वो कहीं से गिर जाए तो कई बार अपने आप भी रस निकल जाता है, क्योंकि वो इतना पका हुआ है जी। और एक हमारे पास कच्चा आम है, वो ऊपर से गिर गया, हम उसके निकालने की कोशिश करेंगे तो भी रस नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही हमारे सामने दो कंडीशन रहेगी रोगी की, कफ के रोगी की। एक तो रोगी ऐसा जिसमें अंदर आम इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि वो शिवम चलायमान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो उस रोगी को हम वमन करा देंगे जी। और दूसरे केस में पहले हम आम का पचन करेंगे, फिर हम उसको वमन कराएंगे। आम जब तक परिपक्व फॉर्म में नहीं है, अध पका है, उस स्थिति में वमन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कच्चे आम से रस नहीं निकल पाएगा, तो ऐसे यहाँ पे भी कफ बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नए वैद्य है, नए चिकित्सक हैं, उनके सामने समस्या है कि इतनी सारी दवाइयों को कैसे याद रखें, कैसे हम कार्य करें। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड है जी, कि हमने कफ बढ़ा है तो कटु तिक्त कसाय रस दे दो जी, वात बढ़ा है तो मधुर अम्ल लवण रस दे दो जी। यानी कि हमने जैसे पंचकोल में पढ़ा, त्रिकटु में हमने पढ़ा, पंचकोल में 5 द्रव्य थे, चित्रक, पिपली, चव्य, पिपलामूल, सौंठ। फिर त्रिकटु हमने पढ़ा, उसमें काली मिर्च, सौंठ, पिपली। तो फिर हमने आरगवद आदि गण पढ़ा। तो अब इतने सारे द्रव्य तो हम याद नहीं रख पाएंगे, तो मेनली हम क्या देखेंगे कि भाई जो हम दवाई किसी रोगी को दे रहे हैं तो उसमें किस रस की प्रधानता है। तो हमने केवल रस की प्रधानता देखनी है। किसी के शरीर में वात बढ़ा है, किसी के शरीर में कफ बढ़ा है, ठीक है, कफ के कौन से गुण बढ़े हैं जो हमने पिछले कुछ दिनों में पढ़े हैं, तो वो गुण बढ़े हैं, उन गुणों को ठीक कौन से रस करते हैं? कटु तिक्त कसाय। कटु कब देंगे? सर्दियों में। तिक्त कसाय कब देंगे? गर्मियों में। तो हमने बहुत सारे द्रव्य जो हमारे पास हो गए, हर एक का जो इंग्रेडिएंट है उसका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसमें बस रस देख लेंगे क्या है, उसके हिसाब से हम उस मेडिसिन को दे देंगे। वात वाले में क्या है? वात वाले में हम देखेंगे मधुर अम्ल लवण, ये रस होने चाहिए। तो पूरा आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है, पूरा आयुर्वेद का जो रहस्य है, आयुर्वेद की गहराई है, वो गुण और रसों के ऊपर टिकी है जी। गुण बढ़े हैं शरीर में, बीमारियां आई है, रसों से उसको बैलेंस करना है। इसमें तीसरा फैक्टर आ जाता है कि ऋतु का ध्यान रखना, कि ऋतु कौन सी है। जैसे कटु तिक्त कसाय कफ को ठीक करते हैं, लेकिन ये भी ऋतु के हिसाब से हमने देने हैं। तो इस तरह से हमने क्या करना है, हम नए वैद्य हैं, नए चिकित्सक हैं, तो हमने आरंभिक स्थिति में हमने केवल ये ढूंढना है, किसी के शरीर में कफ बढ़ा है तो जो दवाई दे रहे हैं वो कटु तिक्त कसाय रस प्रदान होनी चाहिए। वात बढ़ा है तो मधुर अम्ल लवण रस प्रदान होनी चाहिए। जो उसमें इंग्रेडिएंट डले हैं बस उनमें ये देखना है क्या ये रस है, भले ही हमें हर एक इंग्रेडिएंट की पहचान ना हो जी। तो आज हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जैसे कई बार हमने डिस्कस भी किया है कि हमारे सामने दो व्यक्ति खड़े हैं जी, दोनों ही भारी हैं। एक व्यक्ति ऐसा है, दो व्यक्ति हमारे सामने खड़े हैं, दोनों ही भारी है, एक में अग्नि मंद है, एक में अग्नि तीक्ष्ण है। एक में अग्निमंद क्यों है? क्योंकि कफ का गुरु, पिछिल, स्थूल, शीत, स्निग्ध, इनमें से कोई गुण बढ़ा, उसने अग्नि को मंद कर दिया है, तो आम वहाँ पे है, आमता के कारण वजन बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा रोगी हमारे पास है जिसके अग्नि अत्यधिक तीक्ष्ण है, भीषण अग्नि है, फिर भी उसको हाँ जी गुरु जी।
जी, मेदस्वी पुरुष के दोष और कारण मेद बढ़कर जब स्रोतों में अवरोध कर देता है तो कोष्ठ में वायु रुक जाती है और विचरण करती हुई जठराग्नि को अति प्रदीप्त कर देती है तथा आहार को भी सुखा देती है। प्रदीप्त अग्नि शीघ्र ही भोजन को पचा देती है और बार बार अधिक मात्रा में आहार की आकांक्षा रहती है। यदि सुधा की ज्वाला को समय से आहार देकर नहीं शांत किया जाता है तो व्यक्ति घोर विकारों से आक्रांत हो जाता है। ये अग्नि और वायु दोनों बढ़कर बहुत उपद्रव करते हैं और मोटे आदमी को इस प्रकार जलाने लगते हैं जैसे जंगल की आग जंगल को जला डालती है। मेद धातु के अधिक बढ़ जाने पर वायु आदि दो सहसा कुपित होकर बड़े भयंकर रोगों को उत्पन्न कर अति स्थूल व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। वक्तव्य: अति स्थूल व्यक्ति को प्रमेह, मधुमेह, पीड़िका, ज्वर, भगंदर, विदथ्री तथा कोई वात रोग होकर उसके जीवन को समाप्त कर देता है। आगे बढ़ो गुरु जी। पढ़ दो जी। अति स्थूलता के लक्षण मेद और मांस के बहुत बढ़ जाने के कारण श्रोणी मंडल, उदर और स्तन मोटे होकर लटक जाते हैं और चलते समय हिलते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर का संगठन अव्यवस्थित रूप से बहुत मोटे अंगों वाला होता है और उसमें शरीर के अनुपात से उत्साह नहीं होता, उसे अति स्थूल कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को हमने चिकित्सा देनी है जी, किसी भी रोगी को हमने चिकित्सा देनी है तो हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस रहना है वो रहना चाहिए कि जी हम उस रोगी के हेतु और संप्राप्ति को समझ सकें। अगर ये हम समझ पाए, इसके ऊपर ही हमने फोकस रखना है, तो दवाई हम कोई भी दे दे उसके रस के आधार पे तो ठीक हो जाएगा। तो हमने ज़्यादा फोकस दवाइयों पे नहीं रखना है। जैसे कि इस पॉइंट से क्या निष्कर्ष निकला है जी, दो रोगी हमारे सामने खड़े हैं, दोनों ही भारी रोगी है और दोनों का ही मेद अत्यधिक बढ़ा हुआ है। एक बोलेगा कि जी मुझे भूख नहीं लगती है, बस खा रहा है फिर भी आम बन रहा है, मेद बढ़ते चला जा रहा है जी। दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि जी भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जितना खाऊं तृप्ति मिलती नहीं, बस खाते चला जाता हूं। ऐसी स्थिति में मेद और बढ़ता चला जा रहा है जी। तो एक व्यक्ति तो बोल रहा है कि जी मुझे भूख लगती नहीं है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है जी कि मुझे तृप्ति मिलती नहीं है। तो दोनों में हम क्या चिकित्सा करेंगे जी, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखेंगे, किस चीज़ की चिकित्सा करेंगे, कोई साथी बताएगा? गुरु जी, कटु तिक्त कषाय ऋतु के हिसाब से रस देकर के मुख्य तो उसका जो कफ है उसी को छिन्न भिन्न करना पड़ेगा और वो निकल जाएगा तो उसको जिसका कफ से अग्नि ढकी हुई है उसकी भी अग्नि बढ़ जाएगी और जिसकी कफ ने वात को भी ढक लिया है जिसके कारण उसको भयंकर आग लग, यानी कि वो वायु के साथ में होने के कारण जितनी तीव्र अग्नि होती है वो विषाण तक होगी, घूमने फिरने का स्थान मिल जाएगा शरीर में। और कोई साथी कुछ बोलना चाह रहा हो जी इसके ऊपर, यहाँ कैसे चिकित्सा करेंगे, क्या लाइन ऑफ? जी गुरु जी, जिसकी अग्नि मंद है उसको अग्नि बढ़ाने की जरूरत है और दूसरे में भूख ज्यादा लग रही है तो उसको मेदोपाचक खाना खाने के बाद उसको मेद की चिकित्सा करनी पड़ेगी जी। बिल्कुल सही पॉइंट बताया जी, एग्जैक्ट पॉइंट बताया आपने। देखो यही डिफरेंस हमें रोगियों में मिलेगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि जी हमने तो पढ़ा है कि वात वाले कफ वाले की अग्नि मंद रहती है, भारी व्यक्ति है अग्नि मंद रहेगी, आम बन रहा है। लेकिन एक रोगी ऐसा भी आ गया जो भारी है शरीर, अधिक मेद बढ़ा हुआ है, अति स्थूल है, वो बोलता है कि जितना खाऊं तृप्ति मिलती नहीं है, खाते ही चला जा रहा है, संतुष्टि मिल ही नहीं रही है जी। तो ये कैसे हो गया? तो हमने यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। वैसे तो कफ वाले में अग्नि मंद ही रहती है जी, आम अधिक है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है जी, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि एक में अग्नि मंद है और आम वहाँ पे बन रहा है, उस आम से स्थूलता बढ़ रही है। दूसरे व्यक्ति में क्या है जी, मेद अधिक बढ़ा है, उस मेद ने वायु को घेर लिया है, वो वायु अग्नि को प्रदीप्त
किए जा रही है जी। तो यहाँ पे कहा गया है, मेद बढ़कर जब स्रोतों में अवरोध कर देता है तो कोष्ठ, पेट को बोला गया जी, कोष्ठ में वायु रुक जाती है और विचरण करती हुई जठराग्नि को अति प्रदीप्त कर देती है तथा आहार को भी सुखा देती है। प्रदीप्त अग्नि शीघ्र ही भोजन को पचा देती है। बार बार अधिक मात्रा में आहार की आकांक्षा रहती है, यानी तृप्ति नहीं मिलती जी। यदि क्षुधा की ज्वाला को समय से आहार देकर शांत न किया जाए तो वह धातुओं को ही सुखाना शुरू कर देगी जी। व्यक्ति घोर विकारों से आक्रांत हो जाता है। ये अग्नि और वायु दोनों बढ़कर बहुत उपद्रव करते हैं। मोटा आदमी को इस प्रकार जलाने लगते हैं जैसे जंगल की आग जंगल को जला डालती है। मेद धातु के अधिक बढ़ जाने पर वायु आदि दोष सहसा कुपित होकर बड़े भयंकर रोगों को उत्पन्न करके उस अति स्थूल व्यक्ति की जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। तो ये डिफरेंस हमने समझना है जी कि एक व्यक्ति में अग्निमंद है, दूसरे में मेद बढ़ा है। मेद ने अग्नि को, वायु को घेर लिया है, वो रुकी हुई वायु अग्नि को प्रदीप्त किए जा रही है। तो यहाँ पे हम मेद की चिकित्सा कर देंगे। कैसे कर देंगे वो एक दिन हमने पढ़ा था कि खाने से पहले हम आरोग्यवर्धनी वटी देंगे, 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले चंद्र प्रभावटी देंगे, खाने के पहले चंद्र प्रभावटी देंगे, बाद में हम आरोग्यवर्धनी वटी, मेदोपाचक, मेदोहर गुग्गुल, इस तरह का कॉम्बिनेशन रखेंगे। फिर उसको सरसों का तेल और सहचर आदि तेल, सरसों का तेल क्यों देंगे जी? क्योंकि कटु है, उष्ण है। कफ वाले को हमने कटु उष्ण द्रव्यों का ही चिकित्सा देनी है जी। उसमें सहचर आदि और सरसों का तेल की बस्ती देंगे तो वो मेद को निकालना शुरू कर देगा, ऊपर वाला मेल्ट करेगा, वो निकाल लेगा। तो इस तरह से हमने देखना है। अब इसमें बोला गया है कि अति स्थूल व्यक्ति में क्या होगा जी? कफज, शुगर होगी, प्रमेय जो लिखा है, मधुमेह। आगे है पीड़िकाएं यानी मांस में गांठें बनना जी। आगे है कफज जवर, फिर है बघंदर, आगे है विदर्दी तथा वात रोग भी हो जाएंगे क्योंकि वायु फंसी है और वो रुकी हुई वायु वहाँ मेद को सुखाने का काम भी करेगी वो। तो भारी तकड़ा व्यक्ति है, मेद अधिक बढ़ा हुआ है, फिर भी ड्राइनेस है जी शरीर में क्योंकि वो मेद को सुखा रही है। मेद सूख रहा है तो किडनी फेलियर नज़दीक ही रहेगा जी। मेद सूख रहा है तो वो धीरे धीरे वातज में भी कन्वर्ट हो जाएगा समय के साथ साथ। तो उसमें कई तरह की संप्राप्ति, थायराइड बन सकता है, उसमें राज्यक्षमा भी बन सकता है जी, टीबी हो सकता है। तो ये 2 संप्राप्ति हमने देखा जी कफ वाले के अंदर रहती है। इसको कोई ना जी, आप पढ़ दो इस पॉइंट को। यस सर। रसवाही स्रोतों में रुकावट होने के कारण उत्पन्न मंदाग्नि में अरुचि तथा आंतों में गति की मंदता के ऊपर कहे गए क्षार, चूर्ण, आसव, अरिष्ट, मूत्र एवं मठा का योगचित सेवन करें, यथोचित सेवन करें। इसमें ये एक लाइन का श्लोक है जी, एक लाइन का बस, और ये कफ की पूरी संप्राप्ति को दिखा रहा है जी। कफ दोष में जैसे हमने पढ़ा, कफ में गुरु गुण बड़ा रहता है, स्निग्ध गुण बड़ा रहता है, पिछिल, स्थूल, मंद, ये सब गुण बड़े रहते हैं। तो देखो इसमें कितना कमाल की बात हम पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पॉइंट दिए हैं जी? मंदाग्नि, रसवाही स्रोतों में रुकावट, फिर आगे है आंतों की गति में मंदता। ये 3 पॉइंट है जी और कफ की हर बीमारी को यहाँ पे क्लियर कर रहा है। देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले व्यक्ति की अग्नि मंद होगी जी। अग्नि मंद होगी तो क्या होगा जी? आम बनेगा। आम बनेगा तो क्या होगा जी? वो सभी तरह के रसवाही स्रोतों में रुकावट पैदा कर देगा। आम तो क्या करेगा जी? ब्लॉकेज ही करेगा। तो कफ वाले व्यक्ति में संप्राप्ति कैसे होती है जी? अग्नि मंद होगी, आम बनेगा, रसवाही स्रोतों में ब्लॉकेज करेगा, हर जगह पे ब्लॉकेज करने का काम करेगा। आगे बहुत सुंदर पॉइंट लिखा है, अंतों की गति में मंदता। ये केवल अंतों की गति में मंदता नहीं करेगा बल्कि ये लीवर की कार्य प्रणाली में मंदता करेगा, ये प्लीहा की कार्य प्रणाली में मंदता करेगा। लीवर की कार्य प्रणाली में मंदता होगा तो क्या होगा जी? भूख, दीपन, पाचन खत्म हो जाएगा। प्लीहा की कार्य प्रणाली में बाधा करेगा तो खून कम बनना शुरू हो जाएगा जी। और फिर इससे आगे है हृदय की स्वाभाविक गति में भी मंदता करेगा जी। हृदय जो स्वाभाविक गति है उसमें भी रुकावट पैदा करेगा जी। तो हृदय की स्वाभाविक गति में भी मंदता पैदा करेगा जी।
कफ के गुण फेफड़ों की स्वाभाविक गति में भी मंदता पैदा करेगा जी। फिर ये आमाशय में क्लेदक कफ है, वहाँ भी मंदता, अग्निमंद है। फिर अंतों में भी मंदता। तो कफ वाले को कब्ज क्यों बन रही है जी? यहाँ तो कोई ड्राइनेस नहीं है, यहाँ तो खुरदरापन भी नहीं है, यहाँ तो लघुता भी नहीं है, फिर भी क्यों कब्ज है कफ वालों को? क्योंकि यहाँ पे मंदता है जी। इसी तरह से महिलाओं के यूट्रस में मंदता पैदा करेगा, जिससे मासिक धर्म डिले होगा जी। गर्भ कंसीव नहीं हो पाएगा। कंसीव होगा तो गर्भ में मंदता है तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, गिरता रहेगा, बार बार गर्भ कंसीव होगा, गिरता रहेगा जी। तो इस तरह से सभी धातुओं की अग्निमंद होगी, क्योंकि कफ के गुण मंदता पैदा कर रहे हैं जी। धातुओं की अग्निमंद होगी, उपधातुओं की अग्निमंद होगी, फिर उनके मलों में विकृति आएगी। तो इस तरह से कफ क्या कर रहा है जी? हर चीज को स्लो करते चले जा रहा है जी। एक पॉइंट है और एक पॉइंट के 3 शब्द है, और यहाँ से हम पूरे कफ की संप्राप्ति को समझ पा रहे हैं जी। किसी का कोई सवाल हो जी यहाँ पे? गुरुजी थायराइड लेडीज के लिए होती है ज्यादा प्रॉब्लम, तो ऐसे ना मतलब अग्निमंद होने की वजह से, या फिर? आयुर्वेद के अनुसार थायराइड 3 प्रकार का होता है, एलोपैथी उसको 2 ही मानता है जी। गुण चिकित्सा के आधार पे आयुर्वेद उसको 3 प्रकार का मानता है, और वो लेडीज में भी हो सकती है और वो जेंट्स में भी हो सकती है। जिसकी अग्नि कफ के कारण मंद होगी, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, दोनों में ही हो सकता है जी। जिसकी अग्नि तीक्ष्ण होगी, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, दोनों में ही हो सकता है जी। बार बार ठहरेगा और गिर जाएगा। हाँ, महिलाओं में ऐसा होगा जी। तो पुरुषों में क्या होगा जी? पुरुषों में मंदता है, किस चीज में? पुरुषों में इरेक्शन ही नहीं होगा जी। कफ वालों में यही होता है जी। कफ वालों में सबसे ज्यादा इरेक्शन डाउन रहने की समस्या होती है जी। तो ये एक श्लोक है और इसमें 3 पॉइंट है, और ये कफ की पूरी संप्राप्ति को समझा रहा है जी। सबसे पहले अग्निमंद, फिर स्त्रोतों में रुकावट। इससे क्या हो रहा है जी? जो आकाश महाभूत शरीर में 5 महाभूतों से शरीर चलता है, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी? आकाश अवरुद्ध हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो रही है। तो जो जरूरी सर्कुलेशन चाहिए पूरे शरीर में हर सेल तक खून पहुँचाने के लिए, वो भी रुक जाएगा जी। जहाँ जहाँ सप्लाई रुकना शुरू होगी वहीं पर ही सुन्नापन आना शुरू हो जाएगा, और वहीं पर ही अंग काम करना धीमा कर देगा। तो इस तरह की संप्राप्ति बनेगी जी कफ वालों में। अब कोई साथी ऐसा तो नहीं है जो आज के बाद वात और कफ में कंफ्यूजन जिसको हो? कोई साथी ऐसा तो नहीं है जी? वात और कफ की पूरी संप्राप्ति सबके क्लियर हुई जी। वात क्या कर रहा है? कमजोरी कर रहा है जी पैदा, क्योंकि हर चीज सूखती चली जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हर चीज धीमी होती चली जा रही है, हर चीज स्लो हो रही है जी। यहाँ पे आंखों की रोशनी, पाचन शक्ति, हृदय, फेफड़े, लीवर, प्लीहा, महिलाओं में यूट्रस, पुरुषों में इरेक्शन में कमी आना, और पूरा ही शरीर हर चीज़ स्लो, हर क्रिया स्लो हो रही है। यहाँ पे कब्ज बन रही है तो क्यों बन रही है जी? क्योंकि मंदता के कारण, स्लोनेस के कारण, कफ के चिपकने फंसने वाले गुण हैं जिनमें गति ही नहीं है। तो यहाँ पे कब्ज हटाने के लिए क्या करेंगे जी? ऐसी चिकित्सा देंगे जो भेदन छेदन कर सके। अब आगे हम इसका चिकित्सा का क्रम पढ़ेंगे जी। देखो हमने संप्राप्ति क्या समझी है जी? कफ में अग्नि मंद है, क्यों है? आम से है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कफ वाले में काम करेंगे आम का पचन करने का। चाहे वो कफ का रोगी थायराइड का हो, चाहे वो शुगर का हो, चाहे वो कुष्ठ रोगी हो, चाहे उसमें खून की कमी हो, किसी भी बीमारी का रोगी है, तो पहले कफ वाले में क्या करेंगे? आम को हटाएंगे, अग्नि को प्रदीप्त करेंगे जी। वात वाले में क्या हो रहा था? हर चीज़ सूखे चली जा रही थी, वहाँ अग्नि को अच्छी करके चिकनाई दे रहे थे जी। डिफरेंस समझ पा रहे हो जी? इसमें फिर गुरु जी कफ वालों का जो है ना, आम का पाचक कोष देने से हो जाएगा, या फिर वो दूसरे भी देने पड़ेंगे? तिक्त, कटु, कसाय आदि। कटु तिक्त कसाय रसों से ही तो आम का पचन होगा जी, और किससे होगा? जो है ना, यानी कि जठराग्नि, वो दीपन पाचन की औषधियां हैं जो शुरुआत में जो देते हैं, उनसे काम नहीं चलने वाला अकेला है। नहीं, देखो हम इसको इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं
कि जैसे हमने पंचकोल पढ़ा, पंचकोल बना बनाया आता है, पंचकोल कुल्थादि कसाय बना बनाया आता है, लेकिन हमें ये तो समझो कि वो बना कैसे है, जिन द्रव्यों से बना है उसमें कौन से रस है। ऐसे ही हमने त्रिकटु के बारे में पढ़ा, ऐसे ही आगे हम मुस्तारिष्ट के बारे में पढ़ेंगे, शुंठी बलादि कसाय के बारे में पढ़ेंगे, चित्रक आदि वटी के बारे में पढ़ेंगे, आरोग्यवर्धनी वटी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये तो पता हो कि वो दवाई में प्रधान रस कौन सा है जी। ये जो स्क्रीन पे इस समय ये लगा हुआ है श्लोक, ये है जी अष्टांग हृदय में पेज नंबर 775, 775 नंबर श्लोक का अंतिम पहरा है जी। जिन साथियों ने वहां से पढ़ना है तो एक बार आप वहां से देख सकते हो जी इसको। किसी भी साथी का कफ के ऊपर कोई सवाल हो जी, यहाँ पे कोई साथी ऐसा तो नहीं है जिसको कफ के बारे में, कफ के गुण, कफ की संप्राप्ति समझ ना आई हो जी। क्लियर है जी सभी का? गुरुजी आपने जो महिलाओं में यूटेरस या फिर उनके गर्भ ठहरना या फिर बार बार गिरना, और पुरुषों में इरेक्शन, ऐसा कुछ बताया था, थोड़ा इसको दोहराएंगे प्लीज जरा एक बार। इसमें देखो, अब ये तो एक संप्राप्ति है जी। ये संप्राप्ति क्या दर्शा रही है? अग्नि मंद है, ब्लॉकेज है, हर चीज़ स्लो हो रही है। अब हमारे पास कोई रोगी ऐसा आएगा जो बोलेगा जी सांस लेने में ही बहुत सांस कम आता चला जा रहा है, यानी स्लोनेस हो रही है। कोई बोलेगा जी हार्ट बहुत धीमा काम कर रहा है। कोई बोलेगा जी महिला की शरीर में बहुत ज़्यादा आलस है। कोई बोलेगा जी मेरा खून ही नहीं बन रहा है, मोटा तकड़ा व्यक्ति है। कोई बोलेगा जी भारी व्यक्ति है, अग्नि ही नहीं है मुझे। अलग अलग रोगी आपके पास आएंगे। कोई महिला आएगी कि जी मेरे को जी 3 बार कंसीव हुआ है लेकिन हर बार गिर जाता है। कोई महिला आएगी जी कंसीव ही नहीं हो पा रहा है, मासिक धर्म डिले है। तो वहाँ हमने किन गुणों को देखना है, क्या समझना है हमने कि ऐसा क्यों हो रहा है? वो कफ के गुण, इन गुणों के कारण जी। अब कफ के हर गुण हर चीज़ में स्लोनेस पैदा कर रहे हैं। आंखों की रोशनी मंद है, पाचक अग्नि मंद है, अपना आंतों की गति भी स्लो है, हृदय स्लो है, फेफड़े स्लो है, प्लीहा स्लो हो रही है, हर चीज़ स्लो हो रही है। तो महिलाओं में जो यूट्रस है उसकी भी प्राकृतिक जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कमज़ोर हो रही है, क्योंकि उसमें भी मंदता आ रही है जी। वो भी पूरा एक्टिव तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिससे मासिक धर्म आने में डिले रहेगा, या देरी से कंसीव होगा, या फिर कंसीव होता रहेगा गिरता रहेगा। बहुत सी महिलाओं में तो ऐसे देखते हैं जी कफ वाले में बार बार गिरता है। कई महिलाओं में तो बेचारे बहुत प्रयास करने के बाद भी 7वें 8वें तक ही पहुंच पाती है, जो अति स्थूल होती है जी। और पुरुषों में यहाँ इरेक्शन की कमी होना, यानी लिंग में तनाव ना होना, उस तरह की समस्या कफ वालों में यही सबसे अधिक रहती है जी, पुरुषों में। तो हर चीज मंद होती चली जा रही है जी। दिमाग से भी मंदता है, शरीर में भी स्थूलता है। हुआ जी क्लियर जो आपका सवाल था? जिनका सवाल था ये क्लियर हुआ जी? जी गुरुजी। और किसी साथी का कोई सवाल यहाँ पे बन रहा हो? नहीं फिर आगे पढ़ते हैं जी। तो सर मेरा एक सवाल है, जो आपने बताया था अभी जो कफ के रोगी है उनका उपचार हम पंचकोल आवाज बहुत ज्यादा धीमी है जी, आवाज बहुत ज्यादा धीमी है, बहुत ज्यादा स्लो बोल रहे हो जी। हेलो, हाँ जी मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने बताया था पंचकोल आदि कसाय आरोग्यवर्धनी वटी, क्या इनसे उपचार संभव है कफ वाले रोगी का? बिल्कुल संभव है जी, संभव क्यों नहीं है। पंचकोल कुल्थादि पूरे आम को सुखा देगा जी। आरोग्यवर्धनी वटी सारकेट विभाजन कर देगी। इसके बाद थोड़ा आगे और पढ़ेंगे, त्रिभुवन कीर्ति रस के बारे में पढ़ेंगे जी, महायोगराज गुगुल के बारे में पढ़ेंगे, जो मतलब पूरे कफ को, पूरे आम क्लेद को सुखाने का काम करेगी। ठीक है, कितने दिन चलेगी ये दवाई पेशेंट की? कितने दिन तो अब मैं ज्योतिषी तो होने की व्यक्ति को, पहले व्यक्ति सामने बैठा होगा, उसके लक्षण देखेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, कितनी अग्निमंता है, सारे सिम्टम हम लेने के बाद फिर बता पाएंगे जी कि इसका रोग कितना पुराना है, अभी साध्य है कि ये असाध्य है।
कितने दिन में रोगी को सामने देखने के बाद पता चलेगा जी? मैं यही कह रहा था जी, जैसे 5-6 महीने हो गए पेशेंट को, मतलब 5-6 महीने से उसको प्रॉब्लम, पूरी गर्मियां निकल गई, पूरी गर्मियों से प्रॉब्लम है, भूख भी कम लगती है, और जैसा आपने बताया था कि उसकी हर चीज स्लो हो गई, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उस पे हर चीज उसकी स्लो हो रखी है। देखो, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारे के सारे वही है जी, बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें अब डिपेंड करता है हम किस ऋतु में उपचार कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में उपचार कर रहे हैं तो हो सकता है रोगी 2 महीने में भी ठीक हो जाए जी। और इस ऋतु में उपचार कर रहे हैं अपनी शरद ऋतु में, इसमें भी मौसम अच्छा है, तिक्त कषाय रस दे सकते हैं यहाँ पे भी संभावना है कि 2 महीने में अच्छा हो जाएगा जी। अब डिपेंड करेगा कि वो केवल दीपन पाचन दवाइयों से ठीक हो जाएगा, आम का पचन करने से, या उसको शोधन चिकित्सा भी करनी पड़ेगी। वो देखना पड़ेगा जी कि उसको पंचकर्म भी करना पड़ेगा या इससे ही ठीक हो जाएगा। अब जैसे उनको अश्वचूर्ण दे रहे थे जी, अश्वचूर्ण क्या कर रहा था, उनकी जीभ पे दाने कर रहा था, उनको गर्मी ज्यादा लग रही थी, उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, और तो अश्वचूर्ण उनका बंद करना पड़ा। कोल कुल्थी कषाय और ये आरोग्यवर्धनी वटी, ये 2 ही चल रही है उनकी। उनकी पूरी आप हिस्ट्री लिख के भेजो, ये उम्र है और इतने टाइम से समस्या है, ये समस्याएं हैं, किस समय खा रहे हैं, किस समय सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खाने के साथ पानी तो नहीं पी रहे, रात को खाने के साथ दूध तो नहीं पी रहे, दही तो नहीं खा रहे हैं। पूरी उनकी हिस्ट्री लिख के बताओ जी, फिर बताएंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। हाँ, इसमें कोशिश करो पहले हेतु ढूंढने की जी, ऐसा हुआ क्यों है, किस कारण से हुआ है, ऐसे क्या सेवन कर रहे थे जो ये संप्राप्ति बनी है, या बुखार आदि आने के बाद बनी है, कहाँ से इसकी जड़ है जी। ठीक है जी, मैं आपको ना पूरी कल हिस्ट्री उनको कंफर्म करके पूरा मैं बताता हूँ आपको। अगला साथी, कोई भी साथी कफ के ऊपर ही सवाल कर सकता है जी, कफ का जो पॉइंट पढ़ रहे हैं। गुरु जी, कफ में जो आपने बताया कि आम बढ़ गया और जिसमें भूख लग रही थी, तो आम ने वायु को घेर लिया और वायु वो अग्नि को प्रदीप्त कर रही है और उसको भूख ज्यादा लग रही है, आपने जो बताया। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो वायु है वो तो आम को सुखा देगी, वो परस्पर विरोधी है आम और वायु। तो ऐसे में वो कैसा संजोग बन रहा है कि वो जो वायु है घिर गई है और अग्नि भी प्रदीप्त कर रही है? मैंने ये नहीं कहा जी कि जी आम है जो वो वायु को घेरेगा, मेद वायु को घेरेगा जी, मेद में और आम में फर्क है जी। आम तो अग्नि को मंद करने का काम करेगा जी, मंद। और मेद क्या है, मेद शरीर की धातु है जी, पूरे शरीर की चिकनाई को मेद बोला गया। जब अधिक मेद बढ़ जाएगी वो वायु को घेरेगी, आम तो अग्नि को मंद करने का काम करेगा जी, समझे जी। और ये मेद किन अंगों में होगी जिससे वो अग्नि प्रदीप्त होगी? हमारे जो पूरे शरीर की चिकनाई है ना जी, जैसे हम अपनी त्वचा के नीचे देखते हैं जो घी जैसा पदार्थ है, एक तो मांस है ठोस रूप में, एक थोड़ा तरल रूप में घी जैसा, हाँ उसको हम मेद बोलते हैं जी। तो ये संपूर्ण शरीर में ही है हमारे। इसमें क्या संप्राप्ति बनेगी जी, मान लो कोई कफ का व्यक्ति है और वो अग्नि का बल ठीक है, वो ऐसे आहार विहार का सेवन किया जा रहा है जो मेद धातु को बढ़ाते चले जा रहा है, तो उसने मेद अधिक बढ़ता चला गया, तो उसने क्या किया है, फिर मेद अधिक बढ़ने के कारण अग्नि को उसने रोक लिया है जी, वायु को रोक लिया, जिससे अग्नि प्रदीप्त हो रही है। दूसरे केस में हमारे पास क्या है कि ऐसा व्यक्ति है जो कफवर्धक खा रहा है, लेकिन गुरु खा रहा है, शीत खा रहा है, बासी करके खा रहा है, तो उसने क्या किया जी, उसने अंदर आम क्रिएट कर दिया। दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, वो केवल मेदवर्धक खा रहा है, वो शीतल नहीं खा रहा है, गुरु खाए जा रहा है, मेदवर्धक खाए जा रहा है, या ग्रीष्म ऋतु में मेदवर्धक खाया है, तो वहाँ पे तो इस तरह की, दूसरे में इस तरह की संप्राप्ति बनेगी, और एक ने ऐसे आहार विहार का सेवन किया जिसने अग्नि को मंद किया, तो दोनों में डिफरेंस है जी, एक में आम बन रहा है, एक में मेद बढ़ते चले जा रहा है। आम क्या है, विष जैसा है, और मेद क्या है, एक धातु है जी। जो ऐसे आहार का सेवन करना, बहुत से लोग क्या करेंगे जी, अकेला सेक ही पीते चले जाएंगे, तो सेक पीने से मेद तो विकृत अवस्था में बढ़ेगा लेकिन अग्नि मंद नहीं होगी जी। नहीं समझा, मेरे को वही कंफ्यूजन था एक्चुअली, मेद की जगह मैं उसको आम को ले गया था। गुलशन जी, तो यहाँ
हाँ जी बोलो जी, जल्दी बोलो जी, अपने सवाल रखो, इतना टाइम ना लगाओ, फिर अगला पढ़ेंगे। जी ठीक है, कोई सवाल नहीं है। सवाल बोलो, रखो जी अपना सवाल तो। ठीक है जी, सवाल नहीं है कोई। सवाल नहीं है तो ठीक है, मतलब जैसे ये एक साथी कंप्लीट करे तो अगला बोल दिया करो जी, वेट ना किया करो। गुरुजी एक सवाल पूछो। हाँ जी, गुरुजी सवाल करूं? हाँ करो जी करो। गुरुजी महिलाओं में जब प्रेगनेंसी के पहले उनका शायद वजन कम होता है कभी कभी कुछ महिलाओं में, और फिर प्रेगनेंसी में थोड़ा बढ़ जाता है, और जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद बहुत सी ऐसी महिलाएं कि जिनका वेट इतना बढ़ जाता है कि वो समझ ही नहीं पाते कि इतना वेट क्यों बढ़ गया है। तो इसके पीछे जो कफ के गुण हैं, या फिर कोई महिला अगर वात की भी हो तो फिर बाद में उनका वजन बढ़ जाता है, या फिर पित्त की हो तो भी वजन बढ़ जाता है, तो ऐसा इसमें ये गुणों का भी कोई रोल है? अगर है तो प्लीज उसको दोहराएंगे। गुणों का ही रोल है जी, गुणों के बिना शरीर में कुछ है ही नहीं, गुणों के आधार पे ही सृष्टि और शरीर चल रहा है जी। गुणों के आधार पे ही सृष्टि भी और शरीर भी। इसमें क्या होता है जी कि गर्भ ठहरता है, अब गर्भ बढ़ता रहता है तो महिला को ऐसे आहार विहार की जरूरत है जिससे गर्भ का अच्छे से पोषण हो, तो महिला का शरीर भी ग्रोथ करता है, शिशु भी ग्रोथ करता है। अब 9 महीने तक बच्चा गर्भ में रहा है तो उस गर्भ में एक स्पेस क्रिएट हुआ है जी, और उस स्पेस को कवर कर रखा है शिशु ने। अब जैसे ही डिलीवरी हुई तो शिशु बाहर निकल गया है जी, अब वो स्पेस था वहाँ पे क्या आएगा जी? अगर वो डिलीवरी गर्मियों में हुई है और महिला पंखा या एसी के नीचे रह रही है तो वहाँ वायु ही आएगी जी। कुछ दिन पहले तो एक महिला ऐसी आई जी कि वो सामान्य है लेकिन उसका पेट इतना बड़ा हुआ है, गर्मी में डिलीवरी हुई थी, मई के महीने में एसी में रही, खूब पानी पिया ये वो, कि अभी भी उसको ऐसे लगता है जी जैसे 9वां महीना की प्रेग्नेंट लेडीज़ है। तो जब बच्चा वहाँ से निकला है तो फिर वहाँ पे अगर वायु भर गई है, या फिर उसने डिलीवरी के दौरान शरीर में वात बढ़ता ही है, फिर भी उसने अगर गर्म और स्निग्ध आहारों का सेवन नहीं किया है, वातसामक आहारों का सेवन नहीं किया है, तो उन महिलाओं के साथ ऐसा होता है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार ऐसा माना गया है जी कि जो डिलीवरी है वो सर्दियों के समय में होनी चाहिए, ताकि महिला का शरीर वात का घर ना बने, महिला वात की रोगी ना बने डिलीवरी के बाद। अगर गर्मियों में हो रही है, एसी नीचे रहेगी, पंखे नीचे रहेगी, चिकनाई खा नहीं पाएगी, जो खाना अनिवार्य है चिकनाई डिलीवरी के बाद, तो फिर प्यास लगती रहेगी, पानी पी रही है तो क्या होगा जी, यही संप्राप्ति बनेगी। अगर डिलीवरी सर्दियों में है तो उसमें भरपूर जो शांदना वगैरह डाला जाता है, अच्छा गोंद वगैरह चिकनाई डाली जाती है, वो खाएगी, पूरे वात का समन होगा, शरीर अच्छा होगा जी। हुआ जी क्लियर? गुरुजी जैसे कोई कफ प्रवृत्ति की महिला हो और वो प्रेगनेंसी उसके बच्चा पेट में हो, और जैसे अगर हम उसको अगर चिकनाई ना देंगे या ऐसा भोजन नहीं देंगे तो उसकी मान लो बच्चा कमजोर होएगा, और अगर ऐसा देंगे तो कहीं उसकी वजह से कोई अग्निमंद या कुछ इस तरह का तो सिस्टम नहीं होएगा गुरुजी? तो जब कफ की महिला है और कफ का पुरुष है तो उनके शरीर में भी कफ बढ़ा है, तो शुक्र और आर्तव में भी कफ बढ़ा है, उससे ही बीज रूपी शिशु की निर्मित होगी, तो उसके शरीर में भी विकृत कफ जा सकता है। तो हम गर्भ कंसीव कराने से पहले पंचकर्म शोधन चिकित्सा हमने करनी चाहिए जी। जैसे कि हम अपनी फसल उगाने से पहले अच्छी ज़मीन तैयार करते हैं, फिर उसमें पानी देते हैं, ज़मीन तैयार करते हैं, अच्छा बीज डालते हैं, फिर ऋतु के अनुसार बुआई करते हैं। अगर 6 महीने की फसल के लिए ऐसा कर रहे हैं तो जीवन की सबसे बड़ी जो पूंजी संतान है, क्या उसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए महेंद्र जी? क्या उसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए? उसके लिए तो गुरुजी ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए महिला को जो आगे जाके अच्छे संतान पैदा हो, जो गर्भ से ही संस्कार लेके आए। तो गर्भ ठहरने से पहले अगर किसी के भी शरीर में दोषों की विकृति है तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है जी, शोधन चिकित्सा करो, वात वाला दीपन पाचन करके स्नेहन स्वेदन और बस्ती लें, कफ वाला दीपन पाचन करके स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन बस्ती लें, और पित्त वाला स्नेहन स्वेदन दीपन पाचन करके फिर स्नेहन स्वेदन विरेचन करते हुए बस्ती लें जी। तो अपने दोषों को बैलेंस में करके शरीर को फिट बना के फिर कंसीव कराना है जी। आज का इंसान हर चीज़ के लिए सोचता है कि घर में बाइक आएगी तो बढ़िया आनी चाहिए, गाड़ी आएगी तो बढ़िया आनी चाहिए,
हर चीज़ बढ़िया आनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी पूंजी है वो सब एक्सीडेंटली चल रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी। एक सवाल और है गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये कफ प्रवृत्ति की कोई महिला हो और उसका क्या नाम मासिक धर्म बंद हो जाए 30 साल की उम्र में ही, जैसे 2 महीने ना आए, 3 महीने ना आए, आ जाए, तो वो गुरु जी कौन सा सिस्टम अनबैलेंस होने की वजह से? तो आप देखो कि कफ के कौन से गुण, यही तो पढ़ रहे हैं जी हम, यही तो पढ़ रहे हैं। आज क्या पढ़ा है भाई? बढ़ा हुआ कफ मंद कर रहा है किसको? मासिक यूट्रस की कार्य प्रणाली को धीमा कर रहा है, हृदय को धीमा कर रहा है, हर चीज़ को, अग्नि को धीमा कर रहा है। तो अगर ऐसी संप्राप्ति भारी महिला, हाँ, ऐसी संप्राप्ति भारी महिला में बन रही है तो वहाँ पे कफ के गुण उसके शरीर में बढ़े हैं, उन गुणों को बैलेंस करना, उसको स्लिम ट्रिम बनाना, वही उसकी चिकित्सा है। गुरु जी आजकल ये स्लिम ट्रिम वाला सिस्टम चल रहा है, तो जैसे कोई अपने पास आ जाए, भाई साहब बोले वजन बढ़ रहा है, इसको कम करने का कोई बताओ, आप उसको कहेंगे दौड़ लगा, दौड़ भागा तो उसे जाएगा नहीं, तो उसको कहेंगे योग। तो पहले इस तरह के व्यक्ति को जी उसका हेतु ढूंढेंगे हम। हेतु क्या है? वो क्या दही खा रहा है, क्या वो अग्निमंद होने पे भी गुरु द्रव्य खा रहा है, पनीर खा रहा है, या लेट सेट खा रहा है, क्या सिस्टम है, कहाँ से गड़बड़ी चल रही है, पहले उसको ढूंढेंगे जी। और फिर हम उसका उन हेतुओं को बंद करते हुए फिर उसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करेंगे। तो कफ वालों को पहले 1 महीना दीपन पाचन दवाइयाँ देंगे, और फिर इस तरह के व्यक्तियों को अगर हमें लगता है कि लेखनीय द्रव्य दे के इसका मोटापा कम किया जा सकता है तो ठीक है, नहीं उसको पूरा शोधन चिकित्सा पंचकर्म करना पड़ेगा जी। हाँ जी, हाँ जी। दीपन पाचन के लिए गुरु जी इसमें वही ट्रीटमेंट रहेगा ना? दीपन पाचन के लिए कुछ जड़ी बूटियां हम पढ़ चुके हैं, अब आगे दीपन पाचन के लिए ही पढ़ेंगे। इसमें क्या करना है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा जी, यही पढ़ेंगे जी अभी आगे। ठीक है गुरु। हाँ जी गुरु जी, क्षमा चाहूंगा, वो है ना दिन में भी धोनी बात नहीं हो पाई आपसे, तो वो है ना वो माता जी जो है वो थायराइड वाले थे ना, जो मेरी सास है जो, उनको आज बुखार आ गया दोबारा। पहले थोड़ी सी सूखी खांसी रहा करती, और लेकिन आज बुखार फिर से आ गया उनको, तो कैसे क्या करें उनका फिर? तो बुखार की चिकित्सा कर दो जी। बुखार आ गया, पहले 2 दिन महासुदर्शन काढ़ा दो, अन्न और वो सब बंद कर दो, दाल और सब्जी के ऊपर रखो, और हाँ 2 दिन महासुदर्शन काढ़ा दे के वेट करो जी। जब 2 दिन में लगेगा बुखार ठीक हो गया है तो फिर उसके बाद वासागुल इत्यादि और अमृतोत्तर उनको देना है जी। अच्छा, बुखार उतरने के बाद शुरू करें गुरु जी? हाँ, बुखार उतरने के बाद जी। तो स्वर्ण वसंत मालती भी दे साथ में गुरु जी? वो बुखार उतरने के बाद ही दे सकते हैं जी। अच्छा अच्छा, जैसे पिछली बार तो आपने साथ में दी बुखार थी उस टाइम। महासुदर्शन काढ़ा दिन में 4 बार देना है जी, 2 दिन तक, और 4 बार, एक बार दिन में 4 बार देना है एक दिन में, और जब ठीक हो जाएगा। जी, जैसे गुरु जी पहले बुखार का शमन हो गया था, तो अब ये दोबारा आया, इसका पीछे क्या कारण रहेगा वैसे? कारण तो आप देखो, उनको क्या अग्निमंद हो गई थी, या उनको जुकाम भी बना था कुछ दिन पहले, आप बोल रहे थे जुकाम क्यों बना था, कहीं गर्म सर्द की वजह से तो नहीं बना, या क्या हुआ है जी? वो हेतु तो आप बताएंगे कि हेतु क्या रहे हैं उसमें। जुकाम में गुरु जी ये बताया, वो ना कुछ छींके फाके सी आई थी, थोड़ी विशेष वैसा जुकाम नहीं था। और जठराग्नि उनकी, मैं कहा कि आज महा आपकी भूख कैसी? बोला भूख आज भी अच्छी है, वो आज भी बढ़िया भूख लग रही है उनको। ठीक है, बुखार का टेम्परेचर कैसा है जी? बहुत ज्यादा नहीं है कोई। बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर सूखी खांसी अभी तक ठीक नहीं होगी तो शरीर में वात तो अभी भी चल ही रहा था जी। अगर सूखी खांसी ठीक नहीं हुई थी तो उसको भी ठीक करना था जी, उसकी वजह से भी आ सकता है, क्योंकि वात तो अभी चल ही रहा है अगर 20 दिन से सूखी खांसी ठीक नहीं हुई है। ये बुखार जो गुरु जी वातज है कहने का मतलब अभी जो है, वो आप देखो, अगर हाई टेम्परेचर नहीं है तो वातज ही है जी, सर्दी खांसी जुकाम भी नहीं है तो भी वातज ही है जी। तो गुरु जी उसके लिए, खांसी के लिए फिर क्या दें उनको, स्पेशल क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप उनको द्राक्षारिष्ट दे सकते हो, वात वाली खांसी है तो। वात वाले के लिए एक सांडू का हुपिन कफ सिरप आता है, वो दे सकते हो जी। सीतोपलादी चूर्ण को घी के साथ, घी को थोड़ा गुनगुना करके उसमें मिला के वो दे सकते हो जी। जी जी, तो ये अमृता आदि कषाय आदि देने से पहले नहीं है जी, अमृतारिष्ट तो जीर्ण जवर के लिए दी जाती है जब बुखार लंबा चल जाए जी। ना ना, अमृता आदि को जो अमृतोत्तर आदि जो है ना अपना कषाय जो, पहले तो आप अभी पूरी चिकित्सा ना पूछो उसमें, पहले केवल 2 दिन महासुदर्शन से बुखार को ठीक करो, फिर आगे का पूछना जी आप उसमें। वो बाद में शुरू करनी, यानी कि कहने का मतलब ये है। वो बाद में जी। ठीक है गुरु जी, ठीक है, धन्यवाद आप। मनोज जी आप पूछ रहे हैं कुछ? हाँ जी वैद जी, मैंने ये पूछना था, जैसे एक हमारे मित्र हैं, वो कफज प्रकृति के हैं,
तो उनको ना मतलब कि जैसे आपने बताया सारी चीजें, वो लेजीनेस है शरीर में बहुत ज्यादा, सारा दिन शरीर थका थका रहता है और हर चीज में स्लोनेस है, तो उसको एक्टिव करने के लिए गुरु जी क्या करना वो अभी आगे पढ़ेंगे जी क्या करना है। अगले साथी का ये गाहिनी के नाम से कोई है इनका जी सवाल? अभी अगला पॉइंट पढ़ो जी, इससे अगला पॉइंट पढ़ो। सर हमारे पास एक पेशेंट आया था, लेडीज पेशेंट है। हाँ, किस चीज का जी? हेलो, उसका मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, वो 25 वर्ष वही है, लेकिन उसका मासिक धर्म 5-6 महीने आ ही रहे है, 5-6 महीने का गैप रहता है। अब देखो जी, उसमें ये कंडीशन कफ वाले में भी हो सकती है और वात वाले में, दोनों में। वात वाले में तो क्यों हो सकती है जी? उसके नाड़ी परीक्षण किए है, वो कफ वाले है। तो कफ वाले तो नाड़ी परीक्षण किया है, तो नाड़ी परीक्षण में कौन सा गुण बढ़ा आया है? गुरु आया है कि स्थूल आया है कि स्थिर आया है कि पिछल आया है? कौन सा गुण बढ़ा आया नाड़ी परीक्षण में? स्थूल 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 है तो फिर उसकी चिकित्सा कर देनी है। स्थूल है तो साथ में पिछल भी मिलेगा ही जी उसमें। वो अवरोध कर रहा है तो यहाँ पे उनको करना पड़ेगा जी कफ का दीपन पाचन अनुलोमन, और पूरा फिर शोधन चिकित्सा भी आप इनको दे सकते हो, पूरा पंचकर्म करवा सकते हो जी। और पंचकर्म के दौरान खासकर आपने इनको विरेचन कराओगे। अगर अचपे का आप सेवन कराते हैं, जो 5 दिन घृतपान कराया जाता है बिना अन्न बंद करके, उस दौरान आरगवद महातिक्त का अगर आप घृतपान का सेवन कराएंगे और फिर लेखनीय द्रव्यों की बस्ती देंगे, तो वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें रहेगा जी। हाँ हाँ। देखो, किसी महिला के पीरियड डिले होना वात वाले के भी हो सकता है और कफ वाले के जी। वात वाले में क्या होगा? वात वाले में तो क्या होगा जी, आप अपना माइक बंद करें जी, आपका सवाल हो गया है। तो वात वाले में क्या होगा जी कि वहाँ पे कमजोरी है, रुक्स खर ये गुण बढ़े हुए हैं, वहाँ पे ब्लड है ही नहीं, तो मासिक धर्म कहाँ से आएगा? और कफ वाले में अवरोध जन्य संप्राप्ति है, यहाँ पे रुकावट है, इसलिए नहीं आ रहा है जी। तो ये हमने देखना है। तो मुझे लगता है कि कफ और वात में हमने इतना डिस्कस कर लिया है शरीर पे कि अब आप सब लोग उसका शरीर देख के ये तो पहचान जाओगे कफ के कारण ऐसा हो रहा है जी। तो इसमें एक लाइन में जो हमने संप्राप्ति पढ़ी थी जी, अग्निमन, स्त्रोतों में रुकावट, और तीसरा था अंतों की गति में मंदता, यानी कि हर अंग की गति में ही मंदता आ जाएगी, अंग अकेला अंतों की नहीं। तो इस तरह की जब संप्राप्ति रहेगी तो इस तरह के व्यक्ति को क्या होगा जी? हाइपोथायराइड, किडनी फेलियर हो सकता है, लीवर फैटी इनमें आएगा, किडनी में और पित्ते में पथरी आ सकती है जी, और शुगर इनको हो सकता है। हर तरह की बीमारी इनको हो सकती है, क्योंकि इन सब का कारण है मंद अग्नि और आम बनना जी। अब अगला पॉइंट पढ़ो जी। इसी में अंत में लिखा है, इसी पॉइंट में जो हमने पढ़ा कि रसवाही स्त्रोतों में रुकावट होने के कारण मंदाग्नि है, अरुचि है, अंतों की गति में मंदता है। तो ऐसी स्थिति में अब इसमें चिकित्सा भी बताई गई है जी, क्या करना है चिकित्सा में। इसमें कहा गया है चूर्ण का, आसव का, अरिष्ट का, गोमूत्र का, इन सब का सेवन करना है जी। वात वालों में हमने बोला था कि भूल के भी चूर्ण नहीं देना है जी वात वालों को, क्योंकि हर चूर्ण ड्राइनेस पैदा करेगा। लेकिन कफ वाले में हम पहले यहाँ पे भी देखो कई ऑप्शन दे दिए है कि चूर्ण दे सकते हो, आसव दे सकते हो, अरिष्ट दे सकते हो। सबसे बेहतर होता है अरिष्ट देना जी, क्योंकि अरिष्ट पचने में आसान होता है, वो पेट की अग्नि का बल इस्तेमाल नहीं करता, आसानी से पच जाता है और अग्नि प्रदीप्त करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमने कफ का दीपन पाचन करने के लिए सबसे पहले हम अरिष्ट देंगे। अग्नि अच्छी होगी तो वहाँ पे हम चूर्ण भी दे सकते हैं। गर्मियों का टाइम है तो हम कसाई रस भी दे सकते हैं, जैसे पंचकोल कुल्थादि पढ़ा था हमने। सर्दियों का टाइम है तो त्रिभुवन कीर्ति रस वो हम वो दे सकते हैं, त्रिकटु चूर्ण दे सकते हैं, सिरप दे सकते हैं, वटी दे सकते हैं, या पंचकोल चूर्ण भी दे सकते हैं। अभी आगे और बहुत अच्छी अच्छी इनकी मेडिसिन पढ़ेंगे, जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस, बहुत सर्वश्रेष्ठ योग बताया गया जी कफ के लिए। तो यहाँ पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इस बड़े अग्निमंद क्या और स्त्रोतस अवरोध हुआ है आम के कारण और मंदता आई है, तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रहेगा दीपन पाचन अनुलोमन। तो इसमें सबसे पहले अगर आरंभ में हम
अरिष्ट इस्तेमाल करें तो अग्नि थोड़ा जल्दी अच्छी होगी। लेकिन इनकी अग्नि केवल अकेले अरिष्ट से अच्छी नहीं होगी जी, क्योंकि इनमें चिपकने वाला, फंसने वाला, भारी स्वभाव का कफ है, तो यहाँ पे हमें कसाय रस भी देने पड़ेंगे। सर्दियों का टाइम है तो ऐसे चूर्ण हमें देने पड़ेंगे, या ऐसे अरिष्ट जो भेदन छेदन कर सके जी। तो कफ वालों की अग्नि के लिए थोड़े स्ट्रॉन्ग द्रव्य चाहिए होते हैं जी। अब इससे आगे हम कई तरह के पॉइंट पढ़ेंगे जी, जिनमें अलग अलग वो दिया गया है कि अब आसव का, अरिष्ट का, चूर्ण का किस में क्या क्या कर सकते हो। हाँ, सबसे ऊपर वाला पॉइंट जी, हाँ इसको पढ़ो कोई ना जी आप। जी सर, यदि कफज उदर रोग में स्थैमित्य जड़ता, थोड़ा सा जोर से बोलो जी। जी सर, यदि कफज उदर रोग में स्थैमित्य यानी जड़ता, अरुचि, जी मचलाना तथा मंदाग्नि ये लक्षण हो और रोगी मद्यपी हो तो उसे अरिष्टों का सेवन कराएं। यदि कफ की अधिकता से उदर प्रदेश चिपचिपा तथा भारी हो गया हो तो उसे क्षारों का प्रयोग सेवन कराएं। तो अब अभी तक हमने जी कफ के गुणों को समझा कि कफ के गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है। उसमें हमने देखा कि किसी गण में गुरुता है, किसी में पिच्छलता है, किसी में स्निग्धता है, किसी में स्थूलता है, किसी में सांद्रता है। अब हम समझेंगे कि उसकी चिकित्सा कैसे करनी है जी, उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखेंगे जी। तो यहाँ पे हम डिफरेंट तरह के मत पढ़ेंगे कि क्या कर सकते हैं हम कफ वालों में। तो पहले पॉइंट में कहा गया है, यदि कफज उदर रोग में कफ का रोगी है और पेट में जड़ता महसूस हो रही है, जड़ता, कठोरता, स्टिफनेस कफ वाले में, और अरुचि भी है, यानी खाना अच्छे आगे 56 भोग रखे हैं, कोई मन नहीं है जी अंदर डालने का, जी भी मचला रहा है उनका, और मंदाग्नि है, अगर ये सब लक्षण हैं तो ऐसी स्थिति में बोला गया इनको पहले अरिष्ट का सेवन कराओ जी। अरिष्ट का सेवन करने से जो अरुचि है वो दूर होगी और धीरे धीरे अग्नि प्रदीप्त होगी। दूसरी कंडीशन यहीं पे बताया गया है, यदि कफ की अधिकता से उदर प्रदेश में चिपचिपापन है, कफ का जैसे पिछल गुण है, क्या है जी, गारे जैसा, चिपकने फंसने वाला है, चिपचिपापन है, भारी हो गया है, तो यहाँ पे क्षारों का प्रयोग कराना है जो लेखन, भेदन, छेदन करने का काम कर सके। तो 2 पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़े। अंत में निष्कर्ष हम यही निकाल रहे हैं कि यहाँ पे भी पहले हमें अरिष्ट का ही उपयोग करवाना चाहिए। इससे अगला पॉइंट है जी, यदि रोगी दुर्बल हो, इस पॉइंट को और पढ़ दो जी। यदि रोगी दुर्बल हो तो कफज उदर रोग के रोगी को अरिष्ट, गोमूत्र, उदर रोग नाशक चूर्ण तथा अयस्कृति के पान से, क्षार युक्त तेल के पान से जीत लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि यदि रोगी कमजोर है, कफ का है, शरीर तो दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन कमजोरी है जी, अंदर खोखलापन है। यदि रोगी कमजोर है, कफज उदर रोगी है, कफ का उदर बैलेंस अच्छा नहीं है, दीपन पाचन अच्छा नहीं है, तो रोगी को अरिष्ट देना है, क्योंकि पचने में बहुत आसान है, थोड़ा जल्दी से ताकत भी देता है जी। इनको हम गोमूत्र यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं जी, क्योंकि गोमूत्र भेदन छेदन करेगा जी। यहाँ पे उदरनाशक चूर्ण, ऐसे चूर्ण दे सकते हैं जैसे सौंठ का चूर्ण है जी, दीपन पाचन करेगा, स्त्रोत शुद्धि करेगा, थोड़ा ताकत भी देगा जी। और हाँ, इस तरह के हम यहाँ पे चूर्ण दे सकते हैं, या ऐसे तेल जिसमें क्षार डाले गए हो, तो इस तरह का उपयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट पढ़ो जी कि कफज उदर रोग में वत्सकादि गण। यस सर, ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है स्क्रीन के ऊपर जी। जी सर, कफज उदर रोग में वत्स आदि गण में कहे गए द्रव्यों के योग से पकाए गए घी से यथाविधि स्नेहन करा के उसे स्वेदन कराएं। उसके बाद बलवान रोगी को सेहुन थुहर के दूध से पकाकर तैयार किए गए योग से विरेचन दें। तदंतर कटु तथा क्षार आदि कफनाशक औषध द्रव्यों से युक्त पेया
विलेपी आदि आहारों से संसर्जन चिकित्सा कराएं। इससे नीचे वाला पॉइंट और पढ़ दो जी। उसके बाद मुष्कादि गण के क्वाथ रस में गोमूत्र, सौंठ, मरीच, पीपल, सौंठ तथा तिल मिलाकर निरूहण बस्ती दें और फिर मुष्कादि गण के क्वाथ द्वारा सिद्ध घी की स्नेह बस्ती दें। तदंतर सौंठ, मरीच एवं पीपल के कल्प द्वारा पकाए गए दूध से अथवा कुल्थी के जूस से भोजन दें। तो इसमें 2 पॉइंट हमारे पास है। अभी हम एक बार लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देख रहे हैं कि जी हमने कफ वाले में क्या करना है, इसमें क्या-क्या दवाइयाँ हम देंगे वो हम कल डिटेल में पढ़ेंगे जी। कुछ का हमने पढ़ा है कल, जो बीता हुआ कल था, हमने पंचकोल के बारे में पढ़ा, त्रिभुवन के बारे में पढ़ा, हम वो त्रिकटु के बारे में पढ़ा हमने, आरगवद अमृत आदि के बारे में हमने पढ़ा। और कल हम पढ़ेंगे मुस्तारिष्ट का कैसे उपयोग करेंगे, दशमूलारिष्ट का यहाँ पे कैसे उपयोग करेंगे, फिर हम त्रिभुवन का कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो आरोग्यवर्धिनी वटी शुंठी बलादि का कैसे उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये बोल रहे हैं जी कि कफोदर रोग है यानी कफ बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे वत्सकादिगण कल हमने पढ़ा था ना 15वां अध्याय, उसमें हमने परसों जो हमने पढ़ा था उसमें कफनाशक जो गण पढ़े थे उसमें एक गण था आरगवद आदि, एक गण था वत्सकादि। तो इसमें कहा गया वत्सकादि गण में जो द्रव्य दिए गए हैं उनको पका के उनसे स्नेहन स्वेदन करवाना है। उसके बाद बलवान रोगी को सेहूर का दूध पका के उसमें उसका विरेचन कराना है जी। तो यहाँ पे स्नेहन स्वेदन करके विरेचन कराने के लिए बोला गया है। और फिर बाद में कटु रस प्रधान, कटु क्षार, अगर गर्मियों का टाइम है तो तिक्त कसाई, इस प्रकार की हम औषधियाँ दे देंगे, यानी ऐसी औषधियाँ दे देंगे जिनमें ये कटु तिक्त कसाय रस की जड़ी बूटियाँ डली हो जिस भी दवाई के अंदर जी। नीचे कहा गया है उसके बाद फिर मुस्कादि गण जो 15वां अध्याय में हमारे दिए हैं। 15वां अध्याय 2-3 बार पढ़ लो जी सभी साथी। 15वां अध्याय में सबसे पहले है वमन आदि गण, यानी जो शरीर में वमन कराने का काम करते हैं। फिर है विरेचन आदि गण, फिर है नस्य आदि गण, नस्य किन किन का दे सकते हैं। फिर है कफनाशक द्रव्य, फिर वात सामक, फिर पित्त सामक है। तो इन सब का हमने गण पढ़ लेंगे, उनके कार्य देख लेंगे, तो उसके हिसाब से हम अपना कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, या जिस बनी बनाई मेडिकेटेड औषधि में वो कॉम्बिनेशन डाला है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आरगवद अमृत आदि कसाय में आरगवद आदि गण के द्रव्य डले हैं। मुस्तादि कसाय में या मुस्तारिष्ट में मुस्तादि गण के द्रव्य डले हैं। शुंठी, ये जो अपनी सौंठ तो हर एक में आ रही है, तो इनसे एक शुंठी बलादि कसाय भी बना है। तो इस तरह के हमें जिसमें भी ये द्रव्य डले हैं उस दवाई को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी दवाइयाँ रहेगी वो कल पढ़ेंगे जी। तो इसमें कहा गया है मुस्तादि गण के क्वाथ में गोमूत्र, क्यों जी ये कटु है, भेदन छेदन करेगा। सौंठ डाल के, काली मिर्च डाल के, पिपली डाल के, तिल का तेल मिला के निर्होण बस्ती देनी है। ये लेखनीय द्रव्यों की निर्होण बस्ती होगी है जी, जिसमें 1.5 लीटर का काढ़ा बना के रोगी को दिया जाएगा। और ये ऐसे द्रव्य है जो आम का कफ का भेदन छेदन करेंगे जी। तो इससे अगला पॉइंट पढ़ दो जी, अनुपम जी आप पढ़ दो, आम गुलम चिकित्सा, आमज गुलम चिकित्सा। गुरु जी है। हाँ जी, हाँ पढ़ो जी। आम गुलम चिकित्सा, यदि गुलम रोग में आम दोष का संबंध हो तो रोगी को लंगन दिलाकर उसके बाद पेय आदि का सेवन कराकर उसकी जठराग्नि को प्रदीप्त कराकर उस समय जिस दोष की प्रधानता हो तदनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। द्वंद्व दोष वाले गुल्मों में देश कालज चिकित्सा, मिश्रित चिकित्सा करें। त्रिदोषज गुल्मों में भी अपनाएं। कफ वाले को क्या होता है जी, कफ वाले में कफ के ऐसे गुण हैं जिसके कारण अग्नि मंद होती है, आम बनता है। अगर किसी व्यक्ति को आम है तो हम उसको लंघन करवाएंगे या हम उसको लघु भोजन खाने के लिए देंगे। जब तक उसका देपन पाचन अच्छा ना हो तो उसकी दही बंद करवा देंगे, पनीर बंद करवा देंगे
और बाकी जितने भी गुरु द्रव्य वो सब बंद करवा देंगे। तो हम उसको बिल्कुल लघु आहार पे रखेंगे कफ वाले को, जैसे कि 1 दिन 2 दिन मूँग की दाल के यूज़ के ऊपर रख लें, क्योंकि वो लघु है जी। या उसको फिर जब भोजन पे आएँ तो जौ की रोटी खिलाएँ उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक, ताकि कफ ना बढ़े। तो इसमें बोला गया है कि अगर कफ वाले व्यक्ति को आम बन रहा है और उसके कारण गुलम हो रहा है, तो पहले हम आम का पचन करने के लिए लंघन करवाएंगे, फिर हम उसको अरिष्ट देंगे जी, जो दीपन पाचन करने का काम करें, और फिर इसको हम यूस देंगे, यहाँ पेया नहीं देंगे जी। तो कफ वाले को अगर आम बन रहा है, बहुत ज़्यादा आम है, तो हम इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये रखेंगे जी, उसको लंघन करवाएंगे। अगर उसको भूख लग रही है, लंघन सहन नहीं हो रहा है, तो मूंग की दाल का यूस देंगे। धीरे धीरे अग्नि बढ़ रही है, वो भी कम पड़ रहा है, तो जौ के आटे की रोटी खिलाएंगे उसको, और इसके साथ साथ उनको दीपन पाचन में हम अरिष्ट का उपयोग करवाएंगे जी। तो ये हम अलग अलग दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं जी, कि कफ वाले में अग्नि मंद है, आम बन रहा है, तो वहाँ पे क्या करवाना है जी, उसको लंघन करवाना है, लघु भोजन पे रखना है, फिर अरिष्ट देने हैं उनको, ताकि वो जल्दी से पचे, अग्नि को अच्छा प्रदीप्त करे, और फिर उसको हमने मूंग की दाल, जौ के आटा, इस तरह के भोजन पे रखना है, और फिर हम इनको कसाई रस देंगे। फिर हम इनको आगे जैसे कल त्रिभुवन का उपयोग पढ़ेंगे। फिर इस तरह के व्यक्तियों को हम खाने से पहले जैसे 10 मूलारिष्ट या मुस्तारिष्ट दे के उसके साथ आरोग्यवर्धनी वटी देना, खाने से आधा घंटा पहले 2 गोली चित्रक आदि वटी की चूसने के लिए देना, खाने के बाद इस तरह के व्यक्तियों को त्रिभुवन कीर्ति रस देना या महायोगराज गुगुल देना। त्रिभुवन कीर्ति रस के बारे में बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये केवल सर्दी खांसी जुकाम को ठीक करता है या ये गर्म दवाई है। वो आम का क्लेद का पचन करती है जी, वो केवल खांसी उस पर नहीं काम करता, बहुत बड़ा योग है कफ की चिकित्सा करने के लिए जी, उसको कल हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो इस तरह का हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। पंचकोल कुल्थादि कसाए हम उनको दे सकते हैं खाने के बाद में। अगर गुलम है, अग्नि ज़्यादा ही मंद है, तो 10 मूलारिष्ट के साथ हम शुंठी बलादि कसाई भी दे सकते हैं, ताकि 10 मूलारिष्ट अग्नि को प्रदीप्त करेगी, उसी के साथ उसी में मिला के शुंठी बलादि, शुंठी है, सौंठ है, दीपन पाचन अनुलोमन तीनों ही करेगी, और फिर कसाई रस है तो भेदन छेदन भी करेगी जी आम का। तो खाने से पहले 10 मूला, उसके साथ आरोग्यवटी, उसी के साथ शुंठी बलादि कसाई, आधा घंटा पहले चित्रकादि वटी, फिर खाने के बाद पंचकोल और त्रिभुवन, और फिर महायोगराज। इस तरह का कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हम ब्लॉकेज वाले में बना सकते हैं जी, ये हर तरह के आम का पचन कर देगा जी। तो हम पहले इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के द्वारा संप्राप्ति समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक पॉइंट में हमने पढ़ा कि आम है जी, आम है तो लंघन करवाना है। दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा कि ऐसे अरिष्ट देने हैं जो अग्नि प्रदीप्त करे, जल्दी से पचने वाले हो। अलग अलग पॉइंट में थोड़ा अलग अलग दृष्टिकोण यहाँ पे पढ़ रहे हैं जी। तो इस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा कफ का दीपन पाचन करने के लिए जी। जो वो एक रोगी था जिसको 80-90% ब्लॉकेज थी, उसमें क्या थी जी चिकित्सा, यही चिकित्सा थी। उसमें क्या किया, आम का पूरा पाचन कर दिया, ब्लॉकेज हट गई जी। कफ वाले में, वात वाले में क्या करना होता है जी, दीपन पाचन अच्छा करके चिकनाई दे के बल बढ़ा दो जी शरीर में। अगर हम गुण और रसों को समझ पा रहे हैं तो चिकित्सा बहुत आसान है जी। और जो ये बोला था इन्होंने राजेश जी ने, ये केस लगभग 2 महीने में पूरी तरह से ठीक हो सकता है जी। अपना आहार विहार दिनचर्या सब कुछ बैलेंस करे, टाइमली खाना पीना हो तब जी, अकेला दवाइयों के सहारे नहीं। अब अगला पॉइंट पढ़ो जी, जब स्नेह द्रव्यों के अधिक पी लेने से। जी गुरु जी, अब स्नेह द्रव्यों के अधिक पी लेने से अग्नि मंद पड़ गया हो तो अक्षार, चूर्ण, आसव अथवा अरिष्ट का सेवन करें। ठीक है जी, इसमें कहा गया जब स्नेह द्रव्यों के अधिक पी लेने से अग्नि मंद पड़ गया हो तो क्षार, चूर्ण, आसव अथवा अरिष्ट इनमें से किसी का भी सेवन कराएं। अब कफ वाले में क्या होता है जी, पिछिलता, स्निग्धता, स्थूलता, तो ये संप्राप्ति यहाँ पे रहती है जी। तो इसमें हम अरिष्ट और पाचकवटी, जैसे त्रिभुवन है, अरिष्ट, पाचकवटी, चूर्ण और फिर कसायरस, इस तरह का कॉम्बिनेशन हम इसमें रख सकते हैं जी। अगला एक पॉइंट पढ़ेंगे, हरिद्रादि भस्म। हरिद्रा बोलते हैं जी हल्दी को, और हरिद्रा भी बोलते हैं और इसको निशा भी बोलते हैं जी।
उससे बनता है निशा आमलकी या निशा कदकादी क्वाथ घनबटी वैद्यरत्नम की आती है। तो ये भी एक हमारे पास बेजोड़ कॉम्बिनेशन है जी कफ के आम के क्लेद को सुखाने के लिए। जो ये हरिद्रादि भस्म पढ़ेंगे अगला, ये तिक्त रस प्रधान है जी। तो तिक्त रस आम का पचन करेगा, कफ का भेदन छेदन करेगा, हटा देगा। इसके बारे में पढ़ो जी हरिद्रादि भस्म। ये स्लो पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा साथी पढ़ दो जी इनकी जगह पे। हरिद्रादि भस्म हल्दी, दारू हल्दी, बालवच, कुट, चित्रक मूल, कुटकी, नागरमोथा इन द्रव्यों को अंत धूम जलाकर क्षार तैयार करें। इस क्षार को मात्रा अनुसार लेकर बकरी के मूत्र से लें, इससे अग्नि वृद्धि होती है। ठीक है जी। तो हरिद्रादि भस्म, जैसे कि इसमें हम द्रव्य पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हरिद्रादि भस्म है तो इसके हमें हर एक द्रव्य का नाम याद रखना पड़ेगा। बस हमने मेन क्या देखना है भाई, इसमें तिक्त रस है तो तिक्त रस किसको ठीक करता है, पित्त को भी ठीक करता है और कफ को भी। तो यहाँ पे हम हरिद्रादि भस्म, इसमें हमने क्या देखना है जी, इसमें हमने देखना है कि हरिद्रा, हरिद्रा किसको बोला गया जी, हल्दी को। हल्दी को निशा भी बोलते हैं संस्कृत में। तो हमने यहाँ ये नहीं कि ये सब द्रव्यों के नाम याद रखने पड़ेंगे, हमने यहाँ पे केवल इसका रस देखना है जी। किसी भी दवाई किसी रोगी को दे रहे हैं तो ठीक है, हम अपनी जानकारी के लिए नाम को देख सकते हैं कि इनमें कौन कौन सा रस है हर एक द्रव्य में, लेकिन हमने निचोड़ मेनली उसका रस देखना है जी कि उस द्रव्य के अंदर कौन सा रस है। तो इसमें हल्दी है, दारू हल्दी है, बालवच है, कूट है, चित्रक मूल है, कुटकी है, नागरमुत्था है। कुटकी, नागरमुत्था, देवदारू, इनके हम गुण पढ़ेंगे जी, नीचे गुण भी डाले हुए हैं। आज समय नहीं है तो कल पढ़ेंगे कि इनके गुण कर्म स्वभाव क्या है कि ये कफ को ठीक कर रहे हैं। तो इनसे मिला के बना है जी, इसको अंतर्धूम करके जला के ये भस्म तैयार करनी है। तो हरिद्रा का हमारे पास बना बनाया निशा आमलकी, हल्दी को निशा भी बोलते हैं, निशा आमलकी, ये आता है जी दूध पापेश्वर का। या फिर निशा कदकादी क्वाथ घनवटी, जो हल्दी इससे ही बनी है, इसी तरह का कॉम्बिनेशन है वैद्यरत्नम का। तो तिक्त रस प्रधान है, ये भी आम के कफ को सुखाने का काम करती है। तो जो थायराइड के रोगी है, जो कैंसर के रोगी है, उनमें हम इस तरह की, या जो शुगर के रोगी है उनमें हम इस तरह की तिक्त रस प्रधान औषधियों को इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो ये डिफरेंट, ये यहाँ पे हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देख रहे हैं जी कि हमने क्या करना है कफ में। समझ आ रहा है जी सभी को, किसी को ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जा रहा है जी? नहीं आ रहा है गुरुजी, समझ तो सही आ रहा है जी। बाकी सभी को भी आ रहा होगा जी, कोई साथी ऐसा तो नहीं है जिसको कंफ्यूजन हो रही हो जी कोई? अगला पॉइंट और पढ़ दो जी, बुन्निमवादी क्षार। चिरायता, कुटकी, परवल के पत्ते, नीम के पत्ते और पित्त पापड़ा इन सब द्रव्यों को अंतर्धूम जलाकर भस्म बनाएं। इसे इसके गोमूत्र से इसको पीना है जी, भैंस के मूत्र से नहीं पीना है। तो ये हो गया है जी बुन्निमवादी क्षार, या एक बुन्निमवादी काढ़ा भी आता है इसका बना बनाया। तो इसमें क्या है जी, तिक्त रस है, चिरायता है हमारा, तिक्त रस है, कुटकी है, तिक्त रस है, परवल है, तिक्त रस है, नीम है, तिक्त रस है। तिक्त रस में क्या है जी, वायु और आकाश माबूत। तो ये आम का क्लेद का पचन करेगा जी और आकाश माबूत को क्रिएट करेगा और यहाँ पे कफ की ब्लॉकेज को हटाएगा जी। आगे है पित्त पापड़ा, इन सब द्रव्यों से बनी हम वटी भी दे सकते हैं, चूर्ण भी दे सकते हैं। बुन्निमवादी चूर्ण भी आता है जी, बुन्निमवादी काढ़ा भी आता है सांडो कंपनी का, और बुन्निमवादी टैबलेट भी आती है। तो बहुत सारे ऑप्शन है। हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस द्रव्य के अंदर, किस मेडिसिन के अंदर कौन सा रस है। इसके अंदर तिक्त रस है तो ये कफ के आम का पचन कर देगा। तो जो सवाल राजेश जी कर रहे थे कि उनको क्या दें, क्या ये काम कर देगी? हम हर तरह के कैंसर और ब्लॉकेज के रोगी को इन सब कॉम्बिनेशन से ठीक कर सकते हैं। जो दसमूला या मुस्तारिष्ट है, उसके साथ शुंठी बलादी है, उसके साथ आरोग्यवटी है, खाने से पहले चित्रक आदि वटी है,
खाने के बाद पंचकोल कुलथादी है, उसके साथ त्रिभुवन है, फिर महायोगराज गुगुल है। या हम पंचकोल के साथ साथ पटोल आदि कसाई भी ले सकते हैं। पटोल कटु रोहिणी आदि कसाई, वो खून को साफ करने का काम करता है, खून की रक्त धातु की अग्नि को अच्छा करता है, वहाँ के आम कलेद को हटा सकता है। तो कफ वाला तो बहुत ही शानदार रोगी होता है, जिसको हम मजे से चिकित्सा कर सकते हैं जी। कफ वाले के लिए बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। वात वाला फंसता है बेचारा, अगर वो ज़्यादा कमज़ोर हो गया है तो वो जल्दी असाध्य होता है, उसकी चिकित्सा डिफ़िकल्ट होती है जी वात वाले की, अगर ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। अगर ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ है तो उसकी भी चिकित्सा आसान है, दीपन पाचन करके बस अनुलोमन कर दो जी। तो यहाँ क्लास में आप सभी लोगों ने संप्राप्ति समझने की कोशिश करनी है जी, कि अंदर क्या घटित हो रहा है, और फिर हम दवाई दे रहे हैं तो वो दवाई क्या करेगी अंदर जाके। जैसे तिक्त रस है, इसमें क्या है जी, वायु और आकाश है, तो सारी ब्लॉकेज को हटा देगी, आम का पचन कर देगा। कटु रस है, उसमें क्या है जी, अग्नि और वायु महाभूत है, तो वो आम को पचन भी करेगी, सुखाएगी भी। तो इस तरह से इसको हमने समझना है। गुण और रसों को हम समझ पाए तो हर रोगी को चुटकी से ठीक कर देंगे जी। अगला पढ़ दो जी, कफज एरोचक चिकित्सा, इसको और पढ़ दो जी। इसमें अजवाइन तथा अमलतास के गुदा का क्वाथ रस शीतल होने पर मधु मिलाकर पिएं और मुनक्का तथा महुआ द्वारा निर्मित तीक्ष्ण अरिष्ट या आसव पिएं तथा ऊपर श्लोक 50 में कहे गए हिरणवादी चूर्ण का सेवन गुनगुने जल के साथ करें। तो कफ में अरुचि चल रही है, कफ में अग्निमंद है, तो आरंभ में हम अरिष्ट लंघन करवाएंगे, रोगी को हेतु बंद करवाएंगे, उसका पूरा लाइफस्टाइल दिनचर्या ऋतुचर्या ठीक कराएंगे, और फिर हम आरंभ में अरिष्ट का सेवन कराएंगे, फिर धीरे धीरे बाकी औषधि हम उसमें जोड़ते चले जाएंगे जी। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखेंगे। अगला पढ़ो जी, देवदारू के गुण। देवदारू, दारू, भद्र दारू, ये इसके संस्कृत में नाम है जी। आगे लिखा है देवदारू, लघु है, स्निग्ध है, इसको पढ़ो जी। लघु, स्निग्ध, तिक्त रस युक्त, उष्णवीर्य, विपाक में कटु रस युक्त एवं विबंध, आद्यमान, शोथ, आम, तंद्रा, हिचकी, ज्वर, रक्तदोष, प्रमेह, पीनस, कफ, खांसी, खुजली तथा वायु को नष्ट करने वाला होता है। तो ऊपर हमने बहुत से योग में सौंठ के बारे में पढ़ा, कुटकी के बारे में पढ़ा, चिरायता के बारे में पढ़ा, परबल और नीम के बारे में पढ़ा, वहाँ देवदारू के भी बारे में पढ़ा। तो इसमें क्या है जी, ये सब कफ का पचन करने वाले हैं, कफ को हटाने वाले हैं। तो देवदारू के गुण क्या लिखे हैं जी, ये पचने में लघु है यानी हल्का है, ये स्निग्ध है, थोड़ा स्निग्ध है क्योंकि इसमें तिक्त रस युक्त है जी। तो तिक्त रस है, शुद्धि करेगा, कफ का पचन करेगा। उष्ण वीर्य है, प्रकृति में गर्म है तो कफ के शीत गुण को भी हटाएगा। विपाक में कटु रस है जी, तो ये कफ को हटाने का काम करेगा। एवं विबंध, विबंध यानी कि रुकावट बनी है, किसके कारण, मंदता के कारण, स्लोनेस के कारण, कफ अंदर चिपकने के कारण, तो उसको ये हटाता है क्योंकि ये तिक्त रस है, कटु रस है और गर्म प्रकृति का है जी। आगे है आदमान को खत्म करता है, आदमान यानी कि अफारा। अफारा क्यों मना है जी, नीचे विबंध है, रुकावट है, मंदता, चिपचिपा कफ के गुण के कारण, तो इसको ये हटाएगा। विबंध को हटाता है तो आदमान भी ठीक हो जाएगा। आदमान होता है अफारा जी। शोथ, आम के कारण शोथ बनी है तो उसको खत्म करता है क्योंकि तिक्त रस से शुद्धि करेगा जी। आगे लिखा है आम, आम आ गया जी, आम, आम यानी कि आम विष, जो अंदर भोजन पचने पे दो ही चीजें बनती हैं, या रस बनेगा या आम बनेगा। आम क्या है, अधपचा भोजन, रस क्या है, शरीर को ताकत देगा। आगे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा सभी धातु अच्छी बनेगी, शरीर बलवान बनेगा। आम बनेगा तो बीमारी बनेगी। इस एक आम शब्द को समझ लो जी कि आम कैसे बनता है, तो कफ वालों में तो ये आम ही बनता है जी, और ये आम ही उनकी हर बीमारी का जड़ है, और इस आम की ही चिकित्सा करनी है जी। अब जैसे कि हम यहाँ पे ये इतने सारे गुण पढ़ रहे हैं, अब आप सब लोगों ने अगर एक्चुअल में चिकित्सा करनी है पूरी सीरियस होके, अपने परिजनों को स्वस्थ करना चाहते हो, क्योंकि इतनी डिटेल चिकित्सा बाहर नहीं मिलेगी जी जो आप यहाँ पढ़ रहे हो, ये आप सब खुद ही कर सकते हो जी।
तो अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखना है, पड़ोसियों को सुरक्षित रखना है, आयुर्वेद में अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो 2 ग्रंथ सभी के पास होने चाहिए, एक अष्टांग हृदयम और एक भाव प्रकाश। अष्टांग हृदयम से हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं जी, चिकित्सा कैसे होती है, क्या संप्राप्ति है, क्या कारण है, और भाव प्रकाश में ये औषधियों के गुण लिखे हैं जी। अब कोई औषधि कटु रस की है, कोई तिक्त रस की है, कोई कसाई रस की है, फिर उनके क्या गुण है, वो किस तरह से दोषों को ठीक कर रही है। तो पूर्ण वैद्य बनने के लिए भाव प्रकाश आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। 2 पार्ट में ये मिलेगी, तो ये आप मंगवा सकते हैं अपने लेवल पे, नहीं तो आप गुरुदर्शन जी से या मेरे थ्रू भी मंगवा सकते हैं। तो आप अब सभी के साथ अष्टांग हृदयम और भाव प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम विभिन्न तरह की औषधियों के गुण पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास कोई कफ का रोगी है, हमने कोई मेडिकेटेड बनी बनाई दवाई देनी है, हमारे पास समय नहीं है कि हम पंसारी के पास जाएं, कूट पीट के दवाई तैयार करें, या अरिष्ट तो हमने बना बनाई लेना पड़ेगा जी। तो हमने क्या देखना है उसमें, हमने ये देखना है कि उसमें जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा रस प्रधान है। अगर वो तिक्त रस प्रधान है, गर्मियों का समय है, तो दे दो जी कफ वाले को। अगर वो तिक्त और कसाई रस प्रधान है, गर्मियों का समय है, तो दे दो जी कफ वाले को। अगर वो कटु रस प्रधान है, तो वो केवल सर्दियों में ही दे पाएंगे। तो इस तरह से हमने चिकित्सा में ये विचार करना है जी। आगे इसमें बोला गया है कि ये तंद्रा को ठीक करता है। ऊंघाई कब आएगी, जब स्थूलता है जी अंदर। आगे हिचकी आ रही है, यानी नीचे विबंध है तो वायु प्रतिलोम हो रही है, तो हिचकी आएगी जी। बहुत से रोगी आप देखते हो कि हिचकी पे हिचकी आती चली जाती है, तो उनका अनुलोमन अच्छा नहीं मिलता जी। आगे है ये जवर को ठीक करेगा, कौन सा, कफ के कारण बनेगा। आगे है रक्त दोष, रक्त के अंदर आमता चली गई है, रक्त के अंदर कफ का आम है, उसको ठीक करेगा जी। आगे है प्रमेह, कफज शुगर को ठीक करता है। पीनस होता है नजला, यानी कि जुखाम, बार बार सर्दी खांसी जुखाम बनना, ज़्यादा छींके आना, इसको ठीक करेगा। आगे है कफ को ठीक करेगा, कफ की खांसी को ठीक करेगा, कफ में आम बनने के कारण ईचिंग बन रही है, खुजली है, उसको ठीक करेगा। तो ये काम करता है देवदारू। तो इसी तरह से आगे फिर अजवाइन के गुण हैं, इसी तरह से कुटकी के गुण हैं, इसी तरह से आगे हींग के गुण हैं, फिर चिरायता के गुण हैं। इन सबको हम कल पढ़ेंगे जी। तो आज जो हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष ये रहा है जी, 2 लाइनों में, कि भाई कफ का व्यक्ति है, उसमें क्या संप्राप्ति रहती है जी, अग्नि मंद, उससे स्त्रोतों में रुकावट, अरुचि रहना, और फिर हर अंग की गति का धीमा होना। तो ये कफ वालों में समस्या होती है। इसको ठीक करने के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा, पहले हम इस तरह के रोगी के हेतु ढूंढेंगे जी, फिर उन हेतुओं को बंद कराएंगे, उसका सोना उठना बैठना खाना पीना सब बैलेंस में कराएंगे। खाने के साथ पानी तो नहीं पी रहा, चाय पीने की आदत तो नहीं, खाने के साथ ही दूध तो नहीं पी रहे हैं, अभी घर पे खाना खा के गए या ऑफिस में जाते ही फिर से उसने कुछ ना कुछ चख लिया, ये कफ वाले करते रहते हैं जी। तो ये सब पूरी आदतें बंद करवा के फिर हमने उसमें लंघन करवाना है, यानी लघु आहार पे रखना है। फिर दीपन पाचन करना है। दीपन पाचन में हमने ऐसी औषधियाँ देनी है जो कटु तिक्त रस प्रधान की है। कटु रस सर्दियों में देना है, तिक्त कसाय हमने गर्मियों में देना है जी। तो इस तरह से हम कफ वाले का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखेंगे, और कफ की ब्लॉकेज को, कैंसर को, हर रोग को हम ठीक कर सकते हैं जी, पूरी ईमानदारी से, बस रोगी मानने वाला हो और मन टिका के इलाज लेने वाला हो जी। तो कफ का अब केवल दवाइयों के बारे में आगे पढ़ेंगे, संप्राप्ति हम पढ़ चुके हैं जी पूरी, और उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ भी आ गई होगी जी। अब किसी का सवाल हो तो रख सकते हैं जी। जी मेरा एक सुझाव है जी जो जैसे आप ये बता रहे हो सारा अष्टांग हृदयम से, भाव प्रकाशन से, जहाँ से भी मान लिया आपने कलेक्ट किया है, आपने जो शोध करके निकाला है निष्कर्ष निचोड़, तो उसके अगर स्टेप बाय स्टेप अगर नोट्स में प्रोवाइड हो जाए, क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो बिल्कुल, लेकिन क्या है जो हम सुन रहे हैं वो तो याद हो रहा है, लेकिन साथ साथ इसको रिवीजन की भी आवश्यकता है। तो वो अगर पॉसिबिलिटी बने नोट्स वगैरह। सुझाव अच्छा है आपका। अब देखो आज जितना भी पढ़ाया ना जी, ये मैंने पूरा शास्त्र से पढ़ाया, इसमें कोई नोट्स का एक भी पॉइंट नहीं है जी। जितना भी आज पढ़ाया है, कुछ पॉइंट चरक से लिए गए हैं, कुछ अष्टांग हृदयम से लिए गए, मैक्सिमम अष्टांग हृदयम से ही है। तो ये जैसे आपने अलग अलग से मतलब आपने मतलब बिल्कुल निचोड़ है जो वो कलेक्ट कर रखा है, तो वही उसी के लिए
कह तो फिर ये नोट्स तो है नहीं, ये बस ऐसे ही मैंने अलग अलग शास्त्र से अलग अलग जगह से वो करके आपको पढ़ाया है कि ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखना, ये संप्राप्ति है। तो इसको ही आप अपने नोट्स के रूप में जैसे भी चाहो इसको तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये तो मेरे पास भी नोट्स फॉर्म में नहीं है। जैसा था ये आपको भेज दिया है जी मैंने ग्रुप में, आप सभी के है पास है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम से जो भी पेज नंबर होगा मैं नोट डाउन करूंगा। मैं हाँ, पेज नंबर 775 था जी, जो आज हमने पढ़ा था ना, वो पॉइंट पढ़ा था कि अग्नि मंद, रसवाई स्त्रोतों में रुकावट, आंतों की गति का मंद होना, वो पेज नंबर 775 का अंतिम श्लोक था जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और किसी का सवाल? हाँ जी, कि जैसे अगर हम ये क्या बोलते हैं अष्टांग हृदय, अगर हम पहले अध्याय से पढ़ते हैं, फिर दूसरे से, फिर तीसरे, चौथा, ऐसा अगर इस क्रम में पढ़ते हैं तो ये क्रम हमने क्यों नहीं पढ़ा? आप जिस क्रम से पढ़ा रहे हैं तो उसका ब्लूप्रिंट हमें मिलेगा कि भाई पहले ये अध्याय पढ़ना, फिर ये पढ़ना, फिर ये पढ़ना। ठीक है। देखो, अच्छा सवाल किया है, और ये एक दिन पहले भी उठा था कि भाई मैं आपको अष्टांग हृदय से अगर पढ़ाना लगूं तो आप 1 साल तक तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा जी। खासकर जैसे ये कोनिया जी है, ये बीएमएस कर रहे हैं, 1 साल ये पढ़ चुके हैं अपने कॉलेज में, और अब ये जो पढ़ रहे हैं इन्होंने कॉलेज में कभी नहीं पढ़ा जी 1 साल की पढ़ाई के दौरान, ये बीएमएस करते हुए भी। हाँ जी, यही मैं बोलने वाला था कि अगर अष्टांग हृदय या भाव प्रकाशन या हम सारी ग्रंथ उठाते हैं ना तो ऐसा बन करता है कि यार हम पढ़ ही नहीं पाएंगे या हम इतना कर ही नहीं पाएंगे। मोनू जी सवाल अच्छा है आपका, बहुत जायज़ है, और इसको 2-3 चरणों में मैं जवाब देता हूँ कि ये बीएमएस स्टूडेंट है और 1 साल की पढ़ाई कर चुके हैं, और ये सब कुछ नहीं पढ़ा है जी इन्होंने एक डॉक्टर की पढ़ाई करते हुए भी, क्योंकि वहाँ पे 1 साल तो हम ऐसे ही निकाल देंगे जी अगर पहले से पढ़ने लगे, और हमें शरीर की समझ बिल्कुल नहीं आएगी। तो मैं आपको आरंभ में थोड़ा प्रैक्टिकली शरीर को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे ना, सूत्र स्थानम का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जाए तो वहाँ आएगा कि ये द्रव्य कफ को ठीक करता है। अब कफ में, अब आपके मन में दिमाग में झट से आएगा कि ये कफ के किस गुण को ठीक करेगा। जब आपको गुण ही नहीं पढ़े हैं तो कफ को ठीक कर रहा है या पित्त को किसको ठीक कर रहा है, ये आपको पता ही नहीं है कि कफ, वात, पित्त, कफ में किस चीज़ को ये ठीक कर रहा है। मोनू जी, तो आरंभ में हम शरीर को समझ रहे हैं। एक बार वात, पित्त, कफ के जब गुण खत्म हो जाएंगे ना, फिर हम इसको पूरे सीक्वेंस से पढ़ेंगे, पहले अध्याय से ही पढ़ेंगे। फिर इन गुणों के आधार पे आपको जोड़ते हुए पढ़ाते हुए चलेंगे जी, कि जो हमने गुण पढ़े वो गुणों में यहाँ ये सूत्र अप्लाई होता है। तो 1 साल तो ऐसे ही निकल जाएगी जी, और मुझे नहीं लगता कि 1 साल आप बिना प्रैक्टिकल के पढ़ पाओगे। ये जो पढ़ा रहे हैं इसमें 1 साल में आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक दक्ष उच्च कोटि के वैद्य आप बन सकते हो जी। गुरुजी बस मैं यही पूछना ये चाहता हूँ कि अभी जो हम ये जिस क्रम में हम पढ़ रहे हैं उस क्रम का पूरा ब्लूप्रिंट मिलेगा? अब इसमें देखो, आज वाला जो पढ़ाया है ये कोई प्रिंट में नहीं है जी, ये अलग अलग शास्त्र से उठा के दिया, तो इसको आप बना सकते हो जी, आपके पास ग्रुप में आ गया है, वहां से इसका प्रिंट बना लो। मैं कुछ बोलूं गुरुजी इस विषय में? गुरुजी, मैं इन सभी भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये बार बार मांग कर रहे हैं ब्लूप्रिंट की, तो बहुत बेटर ये होगा, इन सभी भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है, आप रजिस्टर लेके बैठो, पेन लेके बैठिए, आप रजिस्टर और पेन लेके बैठिए। क्लास तो हम अटेंड कर ही रहे हैं, तो साथ साथ आप लिखते जाइए वो चीज, तो अपने आप ब्लूप्रिंट बन जाएगा। अब गुरुजी तो निचोड़ सार समझा रहे हैं हम लोगों को, ठीक है ना? वो तो आप लोगों को भी तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना इसके लिए। वो आपकी बात बिल्कुल सही है जी, लेकिन इसमें एक समस्या आती है, जैसे बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो कटु है, भाई कटु का कड़वा है या तीखा पता है, चलो आपका नाम क्या? मनोज जी। मान लीजिए कि हमें अगर ब्लूप्रिंट मिलता है तो कल हम ये चीज पढ़ने वाले। मोनू जी यहाँ पे ऐसा है कि जैसे आज पढ़ा रहे हैं या बीच में कुछ दिनों में पढ़ाया, हर चीज़ का प्रिंट नहीं है। कुछ गुण थे वो जिनके हमारे पास पीडीएफ में या नोट्स में है, वो आपको दे देंगे, लेकिन इसके तो नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। मान लो ग्रुप में पूरा टॉपिक हर रोज़ आ रहा है, ग्रुप में तो हर रोज़ भेज ही रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो ग्रुप में पहले भेज रहे हैं, तो ग्रुप में हर चीज़ आ रही है, आप उसकी यहाँ
बोल के PDF टाइप कर लो या किसी बच्चे से लिखवा लो या खुद कर लो, थोड़ी सी मेहनत करोगे, अगर जो ग्रुप में आ रहा है उसको आप लिखोगे और फिर वीडियो सामने चला के उसको एक बार रिवाइज करोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा जी, आपको बहुत मज़ेदार संप्राप्ति समझ आएगी जी। आयुर्वेद इतना लंबा और गहरा है जी कि अगर इसको इस तरह से प्रैक्टिकल ना पढ़ा पाए तो 1 साल तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगा और कुछ समझ नहीं आएगा जी। यहाँ तो इस तरह से पढ़ा रही हैं कि सीधा सीधा आपको बीमारियाँ समझ आ रही है जी। फिर बीमारियों से हम सूत्र स्थानम भी पढ़ेंगे, एक अध्याय निदान स्थानम का बीमारियों के कारण भी पढ़ेंगे, एक अध्याय चिकित्सा में भी पढ़ेंगे, मतलब मिक्सअप करते हुए पढ़ेंगे। और आपके पास हर एक वो रहेगा कि जी हाँ अष्टांग हृदय में से यहाँ से ये पढ़ रहे हैं जी। अभी थोड़ा बेसिक कर रहे हैं ताकि बेसिक आपका एक मजबूती बने। कोई ना जी, आप थोड़ा सा बताइए कि 1 साल वहाँ पढ़ने के बाद क्या इतना कुछ पढ़ पाए हैं आप वहाँ कॉलेज में? सर जो स्टार्टिंग में जैसे चैप्टर होता है ना, दिनचर्या ऋतुचर्या, मतलब जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना ऐसा लगता है कि इसका क्या ही महत्व है आज, मतलब जैसे आज हमारी लाइफस्टाइल हो गई है तो उसमें मतलब स्टार्टिंग से अगर दिनचर्या ऋतुचर्या पढ़ा दिया जाए ना तो कुछ समझ नहीं आता। अभी हमको वात पित्त कफ ये पढ़ते हुए जब हम पढ़ेंगे ना, दिनचर्या हो गया या ऋतुचर्या, तो उसमें हम लोग को बेसिक पता चलेगा कि अच्छा ये पॉइंट इसलिए कहा गया, जैसे सुबह 4 बजे उठने के लिए। तो ऐसे सुनने में सर मतलब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, जैसे हमारे लिए मैं अभी 21 ईयर्स की हूँ तो मेरे को कोई बोलेगा 4 बजे उठो तो मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वात पित्त कफ इसका हमको पता है कि कफ का वो स्थान है, या अगर मैं रात को देर तक जाग रही हूँ तो मेरा वात बढ़ जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं फॉलो भी कर पाऊंगी। तो ये इम्पोर्टेंस है कि हम पहले अगर वात पित्त कफ कर लेंगे तो उसके बाद फिर दिनचर्या ऋतुचर्या अपने आप दिमाग में आते जाएगा कि ठीक है अब हमको ये फॉलो करना है, या शास्त्र में जो लिखा है वो एक्चुअल में मतलब आज के मॉडर्न डे में भी अप्लाई हो रहा है ऐसा। तो जो कॉलेज में पढ़ पाए और यहाँ पढ़ पा रहे हो क्या डिफरेंस है जी? चलो उसमें मतलब यही है कि स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे तो थोड़ा बहुत पता चल रहा था कि ठीक है ये है, उसमें मतलब कनेक्टिविटी, जैसे अभी हम यहाँ क्लास में हर एक चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं, वहाँ थोड़ा कनेक्टिविटी नहीं बैठ रहा था कि ये ऐसा क्यों है, या मतलब वो रीजन वो चैप्टर वाइज में नहीं आ रहा था जो अभी इसमें आ रहा है। ठीक है जी, तो ये है मोनू जी और बाकी साथियों का, हम पढ़ेंगे लेकिन एक बेस क्लियर करके प्रैक्टिकल हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की जी, और ये काम आने वाला है। और जो समझ रहे हैं, जो अभी तक समझा है, मुझे नहीं लगता है कि किसी की भी ये नहीं लगा है जी किसी को भी कि एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं या इन्होंने 1 साल पढ़ लिया तो वहाँ कनेक्टिविटी नहीं बन पाई तो ये लग रहा था कि पढ़ क्या रहे हैं, मतलब आगे आयुर्वेद का भला कैसे होगा, क्या लोगों को बोलना है। लेकिन ये पढ़ने के बाद गुण अब इनको भी समझ में आ रहा है कि हमने करना क्या है एक्चुअल में बैठ के, किस तरह से हमने अपनी स्टार्टिंग करनी है, कैसे हमने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखना है। तो आरंभ में वात पित्त कफ के जब सभी गुण हो जाएंगे, उसी के साथ दिनचर्या का महत्व जुड़ा होगा, उसी के साथ ऋतुचर्या का महत्व जुड़ा होगा, और उसी के साथ फिर हम पूरा फिर सीक्वेंस से पढ़ेंगे जी। तो सबको बढ़िया मिलेगा पढ़ने को, बस थोड़ी सी मेहनत आप करो जी। जो ग्रुप में मटेरियल आ रहा है उसका आप नोट्स बनाते रहो, आप अपने लेवल पे भी। बिल्कुल। अभी तो जिस तरह से जैसे आपने ये चीज हमारे लिए सेलेक्ट की है कि हम पहले तो ये चीज बिल्कुल सही जान मान ली, जो प्रैक्टिकली नहीं रहेगा, जैसे अभी तो कोई ऋतुचर्या सब ऐसे बहुत जैसे एक आया, जैसे वो छोटी आंख को क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ करके आपने बताया था। अगर इस तरह से अगर आप सीक्वेंस से अभी से पढ़ाना शुरू करेंगे तो इस तरह के शब्द हम समझ ही नहीं पाएंगे, और जो आपने अपने अनुसार उसका सेलेक्ट किया है तो उसके शब्द भी समझ रहे हैं, हम उसको भी समझ रहे हैं, वो शरीर में हमें कैसे प्रभाव करता है, कैसे हम चलते हैं, वो भी हम समझ पा रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही है। तो है कि जो अभी ऐसा हम चल रहे तो ये क्योंकि अगर हम मेरा कहना ये कि मान लीजिए जो आज हम पढ़ने मान लीजिए कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, और अगर हमें आज पता रहेगा तो उसको हम अपने अनुसार से पढ़ेंगे, और उसके जो उसमें प्रश्न खड़ा होगा तो वो हम आपसे क्लियर कर पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं रहे कि हम कल क्या पढ़ने वाले हैं तो ये हमें उतनी पकड़ नहीं मिल पाएगी। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मान लो आज अगर हमने पढ़ा है, कल आप इसके दिन में वीडियो सुनोगे, अगर कल कोई सवाल बन रहा है लिख लो जी, कल की क्लास में पूछ लो। ऐसा तो पाबंदी नहीं है कि आप कल नहीं पूछ सकते हैं, यहाँ तो चाहे आज पहले दिन वाला भी पूछ लो जी, ये मंच सबके लिए खुला है जी।
वो बिल्कुल सही बात है गुरुजी, लेकिन वो तो एक दिन बढ़ जाएगा। हम तुरंत ही मतलब हम कुछ तो आधा मान लीजिए 50% तो हम अपने अनुसार से ही पढ़ लेंगे, उसमें कोई ऐसा रहेगा, और जो आप पढ़ाएंगे उसमें ही हमारा क्लियर हो जाएगा, प्रश्न करने का सवाल ही नहीं रहेगा। ठीक है जी। और सभी साथियों से निवेदन है कि जी पेशेंस रखो, हम अष्टांग हृदय के हर एक शब्द को टच करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो नहीं पढ़े होंगे, हर एक का हमें पता होगा। 1 साल तक आप पढ़ लो, आपका भी जीवन बदल जाएगा और दूसरे लोगों का भी जीवन आप बदल दोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को क्लास से जुड़ने के लिए प्रेरित करो जी। यही आप सभी से निवेदन है। गुरुदर्शन जी आज की कक्षा का समापन करें जी। ये समय हो चुका है जी। वैसे तो पढ़ाने का ये बहुत ही सुंदर ढंग है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। जैसे कि ये जब पहले अध्याय पढ़ेंगे ना जी, और दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं जगेगा। लेकिन सबसे पहले जब आप बात पित्त के पूरे गुण धर्म आप पढ़ लीजिए, बात के पित्त के कफ के सारे गुण पढ़िए, फिर रसों के बारे में पढ़िए, दोषों के बारे में पढ़िए, इस प्रकार से महाभूतों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट जगेगा। फिर दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। जैसे कि कोनिया जी ने भी बताया था कि हमने पहले बात पित्त कफ को पढ़े बिना हम दिनचर्या कैसे समझ सकते हैं, हम ऋतुचर्या देख कैसे समझ सकते हैं बिना रसों के जाने, है ना। तो ये बहुत जरूरी है जी। हालांकि देखें तो आप अष्टांग हृदय का पहला चैप्टर आप लोग पढ़िए, पहला चैप्टर आप पढ़िए, और वहाँ पे जो शॉर्ट में मतलब कि जो संक्षिप्त में लिखा हुआ है ना जी, उसी का विस्तार जो है वैद्य जी कर रहे हैं। तो ये समझिए कि पहला अध्याय ही आप लोग पढ़ रहे हैं, तो पहला अध्याय को 1 बार नहीं 5 बार 10 बार 20 बार पढ़िए, है ना, और इसको बार बार पढ़िए पहला अध्याय को। आप देखेंगे जी कि आप लोग पहला अध्याय ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग जो है 10वां अध्याय या फिर कहीं और दूसरे अलग अध्याय पढ़ रहे हैं। आप देख पाएंगे कि हम पहला अध्याय ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहला अध्याय में ही सब कुछ है, रसों के बारे में है, धातुओं के बारे में है, और ये जो बता रहे हैं गुण धर्मों के बारे में, सब कुछ पहला अध्याय में है। बस ये है कि वहाँ पे संक्षिप्त रूप से है, और जो वैद्य जी बता रहे हैं वो बिल्कुल विस्तार रूप से बता रहे हैं जी। तो आप लोग जरूर पहला अध्याय को बार बार पढ़िए जी, अष्टांग हृदय का जो पहला अध्याय है जी, है ना। चलिए जी ठीक है। और भाई जी ये भी कहना था, मोनू जी का ये कहना था कि हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक हमें थोड़ा, या तो जैसे आज हम जो पढ़े आज हमने, तो जो अपने टॉपिक 7 बजे 8 बजे भेजे है ना, अभी वो ये टॉपिक सुबह ही भेज दें तो हमें लगता है कि जो भी स्टूडेंट होंगे उनको फायदा होगा। और टॉपिक के ऊपर जो पेज नंबर है ना, ऐसा है जैसे अष्टांग हृदय सूत्र स्थानम अध्याय 1 सूत्र संख्या 5, ऐसे इस प्रकार से अगर मिल जाए ना तो अच्छा। इसमें थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम होती है जी, क्योंकि सुबह भी एक क्लास रहती है, फिर शॉप का टाइम होता है, तो सुबह का थोड़ा समय की प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं भेज पाते हैं। हाँ, कोशिश करेंगे कि दिन में समय लगेगा तो दिन में डाल देंगे जी। है ना, क्लास के पहले भी देख पाएंगे, है ना, एक बार पहले से ही पढ़ के आएंगे, ऐसा रहेगा तो अच्छा रहेगा जी। कोशिश करेंगे जी कि दिन के समय में डालने के ग्रुप में। जी जी जी, चलिए शुभ रात्रि सभी को।